अच्छा, इस चैप्टर का पहला रूल ये है कि इसमें एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते हो। अरे फिर इस चैप्टर पढ़ने का सबसे पहला रूल ये कि आप इसमें का एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते हो। और ये चैप्टर सबसे ज्यादा लेंदी है, तो आप मेरे से जितना ज्यादा उटपटांग पूछोगे उतना अच्छा क्लियर होगा। मतलब हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने में जो भी पढ़ाई करी है उसका ये निचोड़ है। निचोड़ समझते हो? मतलब सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। अगर तुम पूछोगे कि सर कितना बड़ा चैप्टर है, तो लिटरली इसको 1 महीने से ऊपर लग जाता है पढ़ाने में अच्छे से, अगर पढ़ाना कोई चाहे। मतलब समझ रहे हो ना? है ना? तो 1 महीना टाइम ये ले लेता है। तो इसीलिए मैंने पैरेलल कल भी क्लास लेंगे और अपना उधर वाला पार्ट चलता रहेगा। बाकी रोटेशन भगाएंगे नहीं। और ठीक है, थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को मौका कम मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट मेरा सजेशन है कि नोट्स पूरा अस्त्र तैयार रखना। लास्ट में मैं बना के दे दूंगा, उसको अपने सामने चिपका के। कितने लोगों ने रखा अभी तक? एक दो। भैया उसकी एक और कॉपी बनाओ। अरे या तो फोटो स्टेट निकालो, कोडिया नहीं हो तो खुद से बनाओ और सामने पकड़ के चेप दो। और उसको सुबह शाम उठते अट्टे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तो जिस दिन भी तुम जागोगे, तुमको पता होगा कि करना क्या है। फिर तुम्हें वो वाली फीलिंग नहीं आएगी यार पता नहीं चल रहा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। समझ गए? उसको प्लीज जल्दी से कर लो। अब ये चैप्टर है लेंदी, है ना? तो अगर मैं इसको एक चैप्टर बना के पढ़ूंगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, है ना? तो मैंने इसके 3 पार्ट ही कर दिए। तो तुम समझो अब तुम्हें मैं 3 चैप्टर रोटेशन में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, सारा कुछ आ जाएगा अब तक जितना पढ़ा था, वर्क वर्क सब। ठीक है? तो हमारा जो, और ये बहुत इतना मजेदार चैप्टर है ना, मतलब मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। सब आ जाता है रे इसमें। अब इसके बाद तो फिर सब टाइम पास चैप्टर्स हैं। पहला बुक हम लगभग ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, मतलब इसमें एंट्री करते ही। और कल ग्रेविटेशन करा के और उस पे चलेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सब तो इजी इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है? फिर 3 चैप्टर बीच का छोड़ के और उसके बाद वेव्स और साउंड पढ़ा के वापस आ जाएंगे इस पे। थ्योरेटिकल पार्ट है ना? वो तुम लोग यूट्यूब से भी पढ़ोगे तो आ जाएगा, है ना? चल। हाँ जी। अरे नहीं, पढ़ाऊंगा यार, टेंशन ना लो। ओके। तो इसको मैंने 3 चैप्टर में ही बांट दिया है। ठीक है? स्टोरी कैसे, जरा सुनते चलना। पहला चैप्टर जो है, अरे सीधा आखिरी आ गया क्या? बात नहीं करो वरना चैप्टर मिस हो जाएगा। और जिस दिन जो बोलूंगा याद करने, प्लीज याद कर लेना। पहला पहला जो चैप्टर है बच्चा रोटेशन में, वो अपन को पढ़ना है इनर्शिया के बारे में। तो बेसिकली 3 पार्ट। पहला बच्चा इनर्शिया, मैं इसको यार लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ। और जब तक तुम्हें फील है ना कि ऐसा ना होना चाहिए कि मैंने कहा ये ऐसे तो ऐसे, तब तक टोकते रहना वरना नहीं आएगा ये चैप्टर। अच्छा, दूसरा, और इससे बच्चा मेंस में एक क्वेश्चन तय है। सिर्फ इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आएगा मतलब आएगा ही आएगा। बड़ा चैप्टर है और एडवांस में तो 100% इससे आना है। अब इसी टॉपिक से आएगी नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर कभी आप टीचर बनने की ये में रहोगे, मान लो कभी, पता नहीं होता कोई कभी कुछ भी बन सकता है ना। तो तो ये वाला जो टॉपिक होता है ना, ये फेवरेट होता है। क्योंकि इसमें सार अगर रोटेशन का अगर कोई चैप्टर टीचर निपटा रहा है, इसका मतलब उसको फिजिक्स आती है, क्योंकि उसमें सब आ जाएगा। अरे पहले 6 चैप्टर का सब आ गया इसमें, तो खत्म हो गया फिजिक्स। ठीक है? तो ध्यान से। तो पहला चैप्टर इनर्शिया। दूसरा जो अपन बच्चा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। ठीक है क्या? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही इसमें लगाने वाले हैं। एंड तीसरा जो पढ़ेंगे, देखो चैप्टर के नाम ही आ रहे हैं। ठीक है? तीसरा जो चैप्टर है इसी के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने ना इसको कुछ अपनी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करी है ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। तो रोटेशन शब्द आएगा तो मेरे दिमाग में रहे सर एक ये पार्ट खत्म करना है, फिर ये पार्ट खत्म करना है, फिर ये। तो जो मैंने पीपीटीज एडिट करा है उसमें मैंने पहला चैप्टर लिया, फिर दूसरा उठाऊंगा, फिर तीसरा। सर दोनों तीनों अलग है? नहीं भाई, इसके बाद ये समझ में आएगा, इसके बाद ये आएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अब करेंगे स्टार्ट। 3 चैप्टर्स के टॉपिक पता चल गए, 3 मेजर यही है। तो जो अपनी शीट भी बनेगी वो ऐसे ही बनने वाली है। इनर्शिया की एक अलग बनाऊंगा, इसका एक अलग, वैसे एक में भी हट सकता है, मेरे पास तो बड़ी वाली शीट है। चलो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं और सब कॉमन सेंस से आंसर दे रहा। हम अगर बात करते हैं रिजिड, मतलब समझ में आता है? जैसे तुम लोग ढीठ हो।
अरे मैं अभी समझा रहा था ना उसको, तू शांत हो जा, वो अपने टशन में। इसको बोल रहा हूँ छोटों से नहीं लगना है, तो ये अपने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चाहे मैं लाख क्वेश्चन, मन ही मन मेरे को ही करी आ रहे होंगे। है ना, रिजिड होना यार तुम लोग। अच्छा मान जाते हो। अच्छा नहीं, रिजिड 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 मतलब एक, अभी देखो अभी तक अपन जो भी पढ़ाई कर रहे थे ना मैक्सिमम पार्ट, उसमें अपन पॉइंट मास लेके पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट में हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो थोड़ा सा कहानी क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में हम लोग रोटेशन की बात करेंगे। देखो सीन क्या है, जैसे अगर मान लो ये मेरे पास प्लेट एक पड़ा हुआ है ना, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई भी दो मासेस को चूज करूं, कोई दो मासेस समझते हो क्या? अरे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लाल हरा पीला टीका लगा रखा है, तो अगर मान लो एक ये पॉइंट कंसीडर करूं और एक ये पॉइंट कंसीडर करूं, अब इसको मैं दांडिया करवाऊं, नचाऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, क्या इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज होगा क्या? अगर चेंज हो रहा है तो ये रिजिड कहलाएगा ही नहीं। अरे मान लो अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, उस पे मैं अगर दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, तो उसको ऐसे पकड़ के तिरूंगा तो चेंज हो जाएगा ना, दबा भी सकते हैं, बट इसमें तो ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। टूट जाएगा रे, भरना पड़ेगा, है ना खिंचाएगा ना ये, तो इसको अपन कह सकते हैं रिजिड बॉडी। तो पहला तो अपन कहते हैं कि सर रिजिड बॉडी का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सिंपली आप कहो कि भैया अगर आप रैंडम कोई भी दो पॉइंट किसी रिजिड बॉडी में कंसिडर करोगे, तो उनके बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। बढ़िया क्या? अगर मैं इस पूरी रिजिड बॉडी को ऐसे करके चलाऊंगा, तो भी क्या इनके बीच की दूरी में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे मान लो सुपरमैन बन के भी उड़ जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो क्या मैं ऐसा एक पॉइंट लिख सकता हूं, बॉडी हु शेप एंड साइज एंड सिमेट्री रिमेन्स अनचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको अपन क्या कह सकते हैं? रिजिड बॉडी। अच्छा मैं तुमसे एक सिंपल सा टास्क पूछूं, मैं ऐसा चाहता हूं ना कि ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन करें। फिर से मेरी बात सुनो, मैं क्या चाहता हूं, मैंने आपको टास्क दिया, एक ये पॉइंट, अरे यहाँ पे ही मास होगा ना टुकड़ा यार, यहाँ पे, और ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूं कि इनके और इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाए। अब रिलेटिव मोशन आने का मतलब समझ में आ रहा है ना? अरे दोनों में सेपरेशन या अप्रोच हो, कुछ तो होना चाहिए ना, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ आ जाए। पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ आ सकता है? क्या ये इसके रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है, या ये इसके रिस्पेक्ट में मूव कर सकता है? कोई चांस? थोड़ा तो अकल लगाओ। रोटेशन करके घुमाया जा सकता है, अरे कॉमन सेंस सोचना। मैंने यहां हाथ रखा, अगर इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये दिख रहा है क्या रे? तो अब अभी तुम बोल सकते हो ना ये रेस्ट पे सर, और इसके रिस्पेक्ट में जो रेड वाला है ये नीचे जा रहा है, तो क्या इनके बीच में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे एंगल में रे, समझ में आया क्या? तो रिजिड बॉडी कौन सा है, उसमें अगर हम रैंडमली कोई भी दो पॉइंट लेंगे, तो उनके बीच में कभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन उनके बीच में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। थोड़ा रफ आइडिया हुआ। सेकेंड पॉइंट पढ़ो। क्या लिखा हुआ? सेपरेशन बिटवीन एनी टू पेयर्स ऑफ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी रिमेन्स, समझ में आ गया? तीसरा एंड इंपॉर्टेंट वन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। On a rigid body, a point should be at rest with respect to other on it, या on कर दो on it, और लिख देता हूं on it, और it should be perform circular motion with the same angular velocity। याद है किसको बोलते थे? अरे ओमेगा रे। तो देखो दो ही चीजें हो सकती है, ये रिजिड बॉडी के लिए पढ़ रहे बच्चा, ध्यान रखना रिजिड बॉडी। और सारे लोग, हम जैसे जैसे चैप्टर में घुसते जाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि आप हमेशा फिजिक्स को सोचते हो कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं, नहीं। आप ये सोचो कि जो एक बार सर ने बोल दिया वो कंडीशन अगर यहाँ आ रहा है तो उसको लगाएंगे, समझ गए? और आपको चीजें दिखनी चाहिए, ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन मत बनाओ अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना टाइम नहीं है, लेकिन नोट्स और पीपीटी के क्वेश्चंस बना के एटलीस्ट रख लेना, तुम्हें बहुत ट्वेल्थ में बहुत टाइम मिलेगा। ट्वेल्थ का जो सेकंड बुक है बहुत ज्यादा इजी होता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। और फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन के बलबूते पे पहले दो चैप्टर तो यूं निकल जाते हैं, अरे सेम कॉपी पेस्ट चलेगा इसीलिए, ठीक है। तो अब मुझे कॉमन सेंस से भी समझ में आता है सर इनके बीच के सेपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है सर, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो सकता है, या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये एंगुलर वेलोसिटी कर सकता है, एंगुलर डिस्प्लेस। ऐसी होगा ना यार, यहाँ पे अगर हाथ अगर रख दिया तो ये तो केवल रोटेट ही कर सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, समझ गए क्या? पक्का? अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आता है, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना।
आ गया यार? हाँ जी। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान देना। मान लो बच्चा, मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, कोई भी ऐसे रिजिड बॉडी सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ले लिया। आप मुझे बताना, मान लो मैंने आपसे ऐसा कहा, हाँ, मैंने एक एक्सिस बना दी, ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं इसको बोल रहा हूं, जिस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करेगा। जैसे मान लो ये एक्सिस ऐसे ले लूं, तो अभी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, समझ गए क्या? ऐसा। या फिर मान लो मैं ऐसे एक्सिस ले लूं, मेरा मर्जी एक्सिस मैं मान सकता हूं, तो ये इसके अलोंग रोटेट करते रहेगा, समझ गए क्या? तो उसी तरह आप जरा सा देखना। रुको। हम्म, हम्म, इसमें मजा आएगा क्या? नहीं, मजा नहीं आ रहा। रुको, ऐसे ले लेते हैं कुछ। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। मैंने आप लोग को दो सिंबल सिखाया होगा, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, याद है क्या? इसका मतलब इनवर्ट, इसका आउटवर्ड, ठीक है? मान लो बच्चा, यहां पे मैं ऐसे करके एक एक्सिस बना रहा हूं जो इसके अंदर है, इमेजिन कर पा रहे हो क्या? ऐसा अंदर। और मैं आपसे कहूं कि जैसे, एक बात बताओ, मैंने रैंडम इस यहां पे एक्सिस है, और यहां से कोई एक पॉइंट ए लेता हूं और एक पॉइंट बी लेता हूं, क्लियर है? और मान लो यहाँ पे इस वाले एक्सिस को पॉइंट सी बोल देता हूं। तो आप एक बात बताओ, ये ऐसे रिजिड ऐसे फिक्स ही तो रहेगा ना? नहीं बे, ऐसे ही रहेगा ना? और मैं कह रहा हूं कि ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर, ये रहा एक्सिस सामने। अगर तुम इसको इसको रेस्ट पे कर दो, और ये मान लो बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये अगर ऐसे करके रोटेट करे, तो ये जो ए पॉइंट है इसका मान लो न्यू लोकेशन कुछ ऐसा होगा। देखो, अरे आया ही नहीं। ये ए यहां पर, ये बी भाई साहब कुछ यहां पे ऐसा हो सकता है। तो अब मुझे एक बात बताओ आप। हाँ जी, ये ए यहां से यहां पहुंचा, बी यहां से यहां पहुंच, दिख रहा है क्या ऐसे करके? अरे मतलब इस पूरे भाई साहब ये रिजिड है ना, तो मान लो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ए होता, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट बी होता, और ये ऐसे करके रोटेट करता, तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ये तो तय है। नहीं भाई? तो बताओ, जो ए वाला पॉइंट कितना एंगल सेप्टेंड कर रहा है? तो तुम बोलोगे सर थीटा ही कर रहा है। और जो बी वाला, इसने भी कितना एंगल सेप्टेंड करा? थीटा, सेम ही एंगल सेप्टेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो अगर ये दोनों सेम एंगल सेप्टेंड कर रहे हैं, दोनों का थीटा सेम है, तो क्या दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा? नहीं है रे। अरे दोनों ने, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। अगर ये पॉइंट ए, जो ए पे जो मास है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये पूरा रिजिड बॉडी है ना, ऐसा थोड़ी कि ये वाला आगे चल जाएगा ये वाला पीछे, अरे दोनों साथ में ही जाएंगे ना यार, पूरा रिजिड। अरे ऐसे है क्या? है ना? इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कराओगे, तो ये जो पूरी लाइन है ऊपर गई ना, तो यहाँ पे जो पहले से जो एंगल बन रहा होगा, वो थीटा तो सेम ही रहेगा ना उस पूरे लाइन पे। तो अगर उस पूरे लाइन पे अगर थीटा भाई साहब अगर सेम है, तो ये जो ए वाले भाई साहब जो एंगल बना रहे हैं, और जो मास यहाँ पे बी था, या जो पार्टिकल बी था, बी से ये नया पोजीशन मान लो बी डैश पे पहुंचा, तो ये अभी भी एंगल कितना बना रहा है? थीटा ही बना रहा है ना? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ए का एंगुलर वेलोसिटी होगा वही बी का एंगुलर वेलोसिटी होगा? ठीक है, पक्का? अच्छा, एक दो बातें और कर लेते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कोशिश करना थोड़ा समझ में आए, और समझ गए तो बताना। ये मान लो एक्सेस, ठीक है? और मैं आपसे कह रहा हूं, जरा देखना, यहां पे मान लो बच्चा, कोई एक छोटा सा पॉइंट बताने के लिए मेहनत कर रहा हूं, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है? और इसी पे मैं रैंडम कोई एक और पॉइंट ले लेता हूं ऐसे करके बी, ठीक है क्या? और ये रहा, सॉरी, ये रहा बी। और मैं कह रहा हूं कि इस एक्सिस के अलोंग मैं इसको ऐसे करके घुमा दे रहा हूं, समझ रहे हो? कैसे ऐसे करके घुमाया। तो अब ऐसे घुमाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि सर ये ए कुछ आगे जाएगा? ये जितना एंगल थीटा बनाएगा, तो क्या ये बी भी उतना ही आगे जाएगा क्या, अगर रिजिड है तो? नहीं समझे? अरे यार, अगर ये ए कुछ थीटा एंगल बनाएगा, तो बी भी उतना ही एंगल नहीं बनाएगा। नहीं समझे? ये ऐसे है ना यार, अगर ये वाला भाई साहब उठ के आगे आ रहा है, तो ये भी तो आगे जाएगा ना? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे रिजिड है रे भाई, ऐसे है ना? और इस पे अगर मैं ऐसे करके एक और ले लूं, है ना, ये दोनों के बीच में कुछ एंगल है अभी। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट भी कराऊं, मतलब इस पूरे को ऐसे रोटेट कराऊंगा,
तो ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही एंगल बनाएगा ना, नहीं बनाएगा? पकड़ पा रहे हो? तो अब हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं एक छोटे से स्टेटमेंट के लिए? जरा देखो, तो तुमने कहा, जरा देखो इधर, कि सर अगर पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है ना, तो आप पार्टिकल ए को देखो चाहे पार्टिकल बी को देखो, चाहे अगर कोई पार्टिकल सी होता है चाहे कोई पार्टिकल डी होता है, इसके ऊपर सबके पास सेम एंगुलर वेलोसिटी होगा, अगर वो बॉडी कैसा है, रिजिड है। तो मतलब अगर मैं कोई सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझसे कहा है कि वो एक पूरा बॉडी ही, एक चेयर ही ले लो। अब चेयर को हमने कहा कि हमने इसको ओमेगा से अगर घुमा दिया, तो इस चेयर पे जितने भी मासेस होंगे वो सारे के सारे कितने से घूम रहे होंगे? ओमेगा ओमेगा ओमेगा। समझ गए क्या? अब जरा पढ़ो। ऑन अ रिजिड बॉडी अ पॉइंट शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑन इट, और इट शुड परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मान लो कोई भी रिजिड बॉडी, अगर मान लो ऐसा करके मैंने ले लिया, और मैंने कहा कि यहां पे एक कोई मास m1 है और यहां पे कोई मास m2 है, और मैं पूरे बॉडी को ओमेगा से ऐसे घुमा दे रहा हूं, तो बताओ m1 के पास कितना एंगुलर वेलोसिटी? सर ओमेगा होगा। m2 के पास? समझ गए क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? रिजिड है ना यार, तो सब तो फिक्स ही अपनी जगह पे। अब अगले, अब मैं कह रहा हूं ये दोनों ऐसे फिक्स है, तो अगर इसको ऐसे करके रोटेट कराएंगे, तो जितना पीछे वाला एंगल बनाएगा उतना ही तो आगे वाला बनाएगा, तो एंगल तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो उस पे जितने भी, अगर मैं कहूं यहां का कोई मास लू, तो बोलो सेम रहेगा सर, यहां का लो तो सेम रहेगा सबका। समझ गए क्या? तो रिजिड बॉडी के बारे में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला या तो रेस्ट में रहेगा, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला या तो सर्कुलर मोशन करेगा। और तीसरी बात, अगर सर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को ओमेगा से घुमा दिया, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल होंगे सब के सब ओमेगा से ही घूमेंगे। हो गया क्या रिजिड बॉडी? लॉजिक लगा? अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, सुनते चलो। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? प्योर ट्रांसलेशन मोशन, जैसे मान लो अगर ये भाई साहब कुर्सी ऐसे पड़ा हुआ है, बढ़िया क्या? नहीं बे, पड़ा हुआ है ना? अगर मान लो ये फ्रिक्शनलेस टाइप का अगर रहता, और मैं इस पे ऐसे लात रख के ऐसे करके फेंक दो सीधा, तो क्या इस चेयर के पास जितने भी मासेस थे उन सब का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। अबे ऐसा तो नहीं कि एक पार्ट इधर है एक पार्ट आगे चला गया, बढ़िया मस्त। तो क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम था? उसके हर एक मास का मतलब, पूरे चेयर के हर एक कोई भी मास को लोगे तो सबका वेलोसिटी भी सेम रहा, सबका एक्सेलरेशन भी सेम रहा, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी सब कुछ सेम रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस पे मैं बच्चा कोई पॉइंट ए कंसीडर करता हूं, कोई मास बी कंसीडर करता हूं, कोई मास सी कंसीडर करता हूं, और मैंने कहा कि मान लो मैंने इस पे इंपल्स लगाया, ये लगा, इंपल्स समझ में आता है ना? अरे देखो, फोर्स लगाना अलग चीज है, इंपल्स अलग। फोर्स मैं क्या बोलूं, मैं कहूंगा मैं एक चेयर को धक्का लगा के आगे ले जा, दैट इज सिर्फ फोर्स है। मैंने कहा एक चेयर को मैंने लात मार दी, दैट इज एक बार इंपल्स लगा दी, अब उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। डिफरेंस रहेगा ना, ध्यान रखना। ऐसा मतलब इंपल्स अप्लाई सर, वहां तो एक्सटर्नल फोर्स, अब इंपल्स लगा के छोड़ दिया भाई, अब तो उसके पास वेलोसिटी केवल आ गई है। समझ गए? तो अगर हम इसको रफ्तार दे दें, मान लो मैंने कहा कि ऐसे करके डिस्प्लेस करा और ये रिजिड बॉडी यहां आ गया, तो तुम कहोगे ना जो ए वाला पीछे था अभी भी ए यहीं रहेगा, कुछ समझे क्या? बी यहां था तो बी यहां रहेगा, सी यहां था तो सी यहां रहेगा। तो जितना, अब बताओ, ए का नया पोजीशन ये, बी का नया पोजीशन ये, सी का नया पोजीशन ये, तो सबने क्या एक जैसा डिस्प्लेसमेंट करा? और सबको क्या एक ही टाइप? अरे ऐसा तो नहीं हुआ कि चेयर का पिछला वाला पार्ट 1 सेकंड में वहां पहुंचा और आगे वाला पार्ट आधे सेकंड में पहुंचा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि बॉडी कैसा है? समझ गया ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें पार्ट, हर एक ईच पार्टिकल का, मतलब पकड़ते रहो बातों का, है ना, ईच पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, सब सेम रहेगा। समझ गए क्या? कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। क्लियर है? तो हाँ, मासेस अलग अलग हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। ये मान लो चेयर है, चेयर पे मैंने एक बड़ा वाला टुकड़ा लिया, एक छोटा वाला लिया, एक उससे, मेरी मर्जी यार, तो मासेस तो अलग अलग, लेकिन वेलोसिटी सबका, सब टुकड़ों का एक ही जैसा रहेगा। मान लो अगर मैंने तुम्हें छत से नीचे फेंक दिया, तो जो तुम्हारे नाकों का डिस्प्लेसमेंट,
तुम्हारे टांगों का डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारे नाक का वेलोसिटी, टांग का सब सेम। अगर हाँ रास्ते में कुछ खत्म हो गया तो बात अलग है, अगर पूरा बॉडी नीचे तक पहुंचा तो सब कुछ सेम ही रहेगा। वो क्या हो गया, प्योर। और लेकिन लेकिन तुम ऐसे जिम्नास्टिक करते हुए गिरो तो नहीं होगा, पढ़ते आ गए। तो हमने कहा अब जरा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें देखो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा इस पूरे सिस्टम का मेरे को मोमेंटम बताओ, और मान लो सिस्टम में तीन ही मास थे, ए बी और सी, तो तुम क्या बोलते, बोलो। नेट मोमेंटम इज इक्वल टू m1 इंटू, चलो ma इंटू वी प्लस mb इंटू वी प्लस mc इंटू, कुछ समझ में आया क्या? तो खास बात क्या थी सर, अगर प्योर ट्रांसलेशन मोशन है तो सबकी वेलोसिटी से, समझ गए क्या? अच्छा अगर मैं फोर्स बोलता तो नेट फोर्स जो लगा इसके ऊपर, तो क्या लिख देते अपन, एम ए इंटू ए वन ए टू, नहीं होगा। अगर क्या है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, तो समझ गए क्या, एम बी इंटू अभी भी ए, एम सी इंटू ए, समझ गए क्या? अच्छा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो हाफ एम ए इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम बी इंटू, कुछ समझ गए क्या? आगे लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब जरा देखो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है, थोड़ा समझना। अच्छा रोटेशनल मोशन, सॉरी ये तो हो गया ना, थोड़ा समझो बच्चों। जैसे मान लो ये मैंने एक रिजिड बॉडी ले लिया, ठीक है, रिजिड बॉडी ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह बना है, और मैंने कहा कि यहां से मैं एक एक्सिस ले रहा हूं, एक्सिस समझ गए क्या, ठीक है, और आप जिसको एक्सिस चूज करते हो उस एक्सिस में पड़ने वाले जितने भी मासेस होते हैं वो हमेशा रेस्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नहीं समझे? तुम्हारी मुंडी पकड़ के हम घुमा रहे तो मुंडी रेस्ट में, नहीं समझे? मुंडी ऐसे पकड़ लिया तो वहां पूरा शरीर रोटेट करा रहे हैं, तो मुंडी रेस्ट पे बैठा हुआ, समझ गए? चलो फिर बचोगे नहीं लेकिन तुम लोग। तो ठीक है, एक्सिस ऐसे ले लिया। अब इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे होंगे मासेस, तो लेट अस टेक, मैंने ऐसा कहा, जरा देखना बच्चा, एक मास m1, एक मास m2, यहां कहीं ले लिया m3, और मन करता तो एक और ले लेता m4, ठीक है। जरा देखना, मान लो इस m1 का डिस्टेंस मान लो एक्सिस से r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, इसका r4 है, ऐसे ले लिया, क्लियर है? अच्छा बताओ, अब मैंने कहा कि पूरी बॉडी को मैं कितने से रोटेट करा दे रहा हूं, मान लो ओमेगा से। तो अगर पूरे पूरे बॉडी को ओमेगा से रोटेट करा दिया तो इस पे पड़ने वाले जितने भी मासेस होंगे सब कितने से रोटेट करेगा? ये तो तय है ना, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये पक्का नहीं रे बाबा, सब ओमेगा से ही करेगा, ठीक है, ओके। अब देखो जरा, अच्छा कोई चीज अगर मूव करती तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नामक चिड़िया आ जाती है? नहीं, मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है उसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात क्या याद ध्यान रखना है कि एक्सिस पे जितने भी मासेस आएंगे, अब देखो अभी तो हमने ऐसा ले लिया सरफेस ऐसा, और एक्सिस ऐसा ले लिया, मैं चाहता तो ऐसे भी तो ले सकता था, लाइक मैं कहता ये है पैरेलल, नहीं समझे, शीट पे ऐसे बना हुआ बॉडी है, ऐसे भी तो रख सकते थे ना, और एक्सिस को तो ऐसे भी लेके जा सकते थे ना, मेरी मर्जी, या ऐसे, समझ गए क्या, मेरी मर्जी। तो अब बताना, तो मान लो बच्चा एक्सिस अगर अपन ने ऐसा ले लिया और इस पूरी बॉडी को कितने से घुमा दिया, मान लो ओमेगा से, फिर से वही केसेस मैंने कहा कि मान लो r1 डिस्टेंस पे कोई मास m1 है, r2 डिस्टेंस पे कोई मास m2 है, इधर मान लो ले लिया मैंने r3 डिस्टेंस पे कोई मास m3, और होता तो और भी चेप देते, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, ध्यान देना, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं काइनेटिक एनर्जी किसका, पूरे सिस्टम का, इस पूरे का। तो इस सिस्टम में भी क्या दिख रहा है, एक मास m1, एक मास m2, एक मास m3, ऐसी है ना, पक्का? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब आप लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो भी आपको बताया था कि जो चक्का होता है, हाँ जी, मैंने आप लोग को ये चीज पहले भी पढ़ाई थी कि मान लो बच्चा, अरे यार मस्त गोला बन गया, है ना? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सेंटर, अरे
तो मैंने कहा था सेंटर से मान लो अगर मैं कोई पॉइंट ए ले लूं, कोई पॉइंट बी ले लूं, कोई पॉइंट सी ले लूं, और ये मान लो ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये कुछ यहां आ चुका होगा, ए यहां पे, बी यहां पे और सी। तो अब एक बात बताओ, यहां पे ए और बी सी तीनों का क्या ओमेगा सेम होता था, और क्या अलग अलग होता था, याद आ रहा है? अरे वेलोसिटी लीनियर वाला यार, वी ए अलग, याद आया क्या? वी बी अलग और वी सी, याद आया क्या? नहीं पढ़ा था ना रे। एंगलवा सेम करा, इसीलिए ओमेगा सबका सेम होगा, लेकिन वी सबका अलग अलग होगा, पढ़ा था ऐसा। चलो वही चीज यहां लगाओ तो जरा। तो मान लो बच्चा ये M1 लिया, तो इसका ले लेते हैं V1, इसका ले लेते हैं V2, और इसका इस तरफ क्या ले लेते हैं V3। चलो बोलो क्या लिखूं? हाफ M1 V1 स्क्वायर, बड़ी वेलोसिटी अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग। चलो, हाफ M V2, अच्छा M2 V2 स्क्वायर, हाफ M3 V3। अच्छा और होता तो और पकड़ के चेप देते। अच्छा अब जरा ध्यान से बताओ, कैलकुलेशन देख के देखो जरा। सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा था? एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, v अलग, तभी तो। जैसे ये ऐसे है, ये पूरा हाथ मेरा इधर आ गया, तेरा गाल यहां पे रखूं और तेरा गाल यहां पे रखूं, और हाथ यहां से, कब ज्यादा चोट लगेगा तुझे? दूर में होगा ना। हाथ तो रिजिड है ना। अरे ये रिजिड है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला, इतने सारे पॉइंट है इसमें, बहुत सारे मासेस। तो अगर ये रिजिड है तो सारे तो इकट्ठे ऐसे जाएंगे ना। तो इधर वालों को ज्यादा, इसके पास वी ज्यादा होता है, सबको ओमेगा सेम होता है। इस जब हमने चक्का वाला पढ़ा था तो पढ़ाया था अच्छे से। इधर याद है नहीं है? वही वही। चलो वी अलग अलग रहता है, ओमेगा सबका सेम रहता है। सिंपल याद रखो सर, एक पूरा ऐसे गया तो सब तो एंगल तो सेम ही बनाएगा, तो ओमेगा सेम रहेगा, वी लेकिन। ठीक है। इसीलिए कभी तुम लोग ध्यान दियोगे, जो रेस ट्रैक होता है, कभी रेसिंग देखे हो? अगर सर्कुलर ट्रैक रहता है तो जो सबसे पीछे, जो स्टार्टिंग वाले में रहता है ना, और जो सबसे एंड वाले में रहता है ट्रैक में, एंड वाले को आगे रखते हैं, और उसको लीनियरली ज्यादा सरकमफेरेंस कवर करना है, इसलिए उसको चीटिंग ना हो, इसलिए आगे रख। देखियो ध्यान से, शुक्र है। वहां जाके लड़ने नहीं लगना, बराबर में रखो। हमारे गांव में बराबर से रेस होता है। नहीं आके बोल रहा है हार इसलिए गए क्योंकि हमको पीछे खड़ा कर दिया था, उसको तो सबसे आगे किया था। क्यों वे? चलो, वो वाला नहीं देखा तुम लोगों ने रील? एक ऐसे भाग रहा होता है, ऐसे बंदूक लेके ठो ठो बाकी पीछे, देखा है क्या? हाँ हाँ हाँ, वही वही। अच्छा अब वापस आ जाओ। अच्छा इधर इधर इधर, बातें नहीं बच्चा, बातें नहीं। तो अगर अच्छा, और V1 को क्या लिख सकते हैं, बोलो जरा? हाफ M1, V और ओमेगा रिलेशन क्या होता है? ओमेगा, चुप रहे, V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, ऐसा पढ़े हैं क्या? तो जरा बताओ क्या लिख दूं यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, कुछ समझे क्या? हाफ M2 ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, तो क्या मैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास अंदर में क्या बच रहा है देखो तो, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसी टर्म को बच्चा हम लोग लिखते हैं किससे? आई से, विच इज कॉल्ड इनर्शिया। अब थोड़ा फील लेते क्यों जबरदस्ती का इसको लिखा हुआ। अरे समझे क्या, ये हो गया मैथ्स, लेकिन हम थोड़ा अपना लॉजिक लगा के पढ़ेंगे कि क्या सीन बना। ये आपको कुछ समझ में आया क्या, लास्ट वाला स्टेप? अरे इधर कॉमन लिया था ना, मैं लिख देता हूं। काइनेटिकवा एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला, MN RN स्क्वायर, ऐसा बना बच्चों, ठीक है? और इसी वाले टर्म को क्या बोला गया? इनर्शिया। ठीक, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा किया गया है ना, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। तो हम अपने थोड़े पुराने नॉलेज से चलते हैं। क्या इनर्शिया शब्द आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी आया है? और नहीं आया तो जूता उठाओ अपने सर पे खुद मार लो। ए आया है क्या रे? अच्छा कौन सा चैप्टर था? अच्छा न्यूटन्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, है ना? वहां पे इनर्शिया नामक प्राणी आया था, जिसके बारे में हमने चर्चाएं करी थी। क्या था इनर्शिया, जरा बताओ। क्या बे, बोलो बोलो। रेजिस्ट। अरे भूल गए क्या? क्या था?
रेजिस्ट, बोलो रे, चेंज। अरे मैंने कहा था ना, तुम्हारे अंदर भी इनर्शिया भरा हुआ है। हम जितना मर्जी कोशिश कर रहे तुम्हें पढ़ाने का, याद आ रहेगा? नहीं 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 पढ़ेंगे, नहीं नहीं एकदम नहीं पढ़ेंगे, समझ गए क्या? वही था इनर्शिया, कि जो रेजिस्ट करे किसके लिए? चेंज को। वो जिस स्टेट में रहना चाहता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, विच इज कॉल्ड इनर्शिया। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जब हम लोग ट्रांस, देखो मजा किरकिरा ना करो, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, उल्टा टांग दूंगा अभी। देखो इधर, फिर बाउंसर जाएगा, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा ना बस पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, और कुछ पता नहीं होगा क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा रिलेट कर दूंगा पीछे से तो मजा आ जाएगा, लगेगा नहीं नया चैप्टर पढ़ रहे हो, नई चीजें सीखने मिलेंगी। इधर सुनो। जब बच्चों हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे और न्यूटन्स के लॉज वगैरह लगाते थे, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा पढ़ा था। और अपन ने ये भी चर्चा करा था वहां पे इनर्शिया के बारे में, तो वहां पे मैं ऐसा कहता था कि भाई साहब अगर एक कोई छोटा सा मास है तो उसको अपन ऐसे कागज का टुकड़ा लेके फूंक मारेंगे तो भी वो उड़ जाएगा, नहीं बे? और वहां पे कागज की जगह पेंसिल ला के रख दिया, फूंक मारेंगे शायद ना उड़े, है ना? हाथों से हिल सकता है ना? क्यों भाई? पॉसिबल है ना? तो जिसका मास कम होता था वो कम रेजिस्ट करता था, और जिसका मास ज्यादा होता था वो ज्यादा। ऐसा पढ़ा है ना हम लोगों ने, और लॉजिक भी तो समझ में आता है ना यार। नहीं रे, पक्का ना? हल्की चीजों को आराम से टच किया जा सकता है, अब भारी को थोड़ी टच करोगे तो हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो क्या? तो जब ट्रांसलेशनल मोशन की बात होती थी तो वहां पे मुझे ये बात थोड़ा सा फील होता था कि सर मास को अगर बढ़ाओगे तो इनर्शिया बढ़ेगा। तो वहीं से तो सारा कहानी शुरू होता है कि सर अब आपको ज्यादा जैसे मैं कहूं कि सुनो जरा, मेरे पास एक 1 केजी का बॉल है और एक 5 केजी का बॉल है, तो हम वहां पे बोलते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसा पढ़ा था? नहीं। कम मास फेंक के मारा कम चोट लगा सर, ज्यादा मास फेंक के मारोगे ज्यादा चोट लगेगा। तो फोर्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था किस पे? मास पे, ठीक है। जब हम लोग रोटेशन की बात करते हैं, तो जैसे ट्रांसलेशन मोशन में जो रोल मास का होता था ना, रोटेशन में वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। फिर से जो रोल हम लोग जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं, जो चीज हम मास के बारे में जो जो तुम्हें फील आता है मास शब्द से, वही फील यहाँ पे रोटेशन में कौन देता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हम इसको बहुत इज्जत से और कायदे से समझ सकते हैं, है ना? जैसे लाइक बच्चा, इनर्शिया अब थोड़ा सा फील आ गया है कि सर इनर्शिया जो अपने स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करे, आई थिंक उसी को बोलते हैं, है ना? क्यों बे? उसी को, पक्का ना? तो अगर ये बच्चा अगर रेस्ट पे ऐसे लटका हुआ है ना, ऐसे, या फिर मैं तुमसे ऐसा कहूं, ये अपना ऐसे है ना, लाइक सोचो अगर मैं यहां से अगर इसको ऐसे पकड़े रहूं, ठीक है, और तुम्हारा सर यहां लाके रख दूं, और अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो इसके पास अभी टेंडेंसी होगी ऐसे जाने की, मेरे ख्याल से आगे बढ़ने की, और तुम्हारा सर अगर यहां पड़ा होगा तो शायद चोट लगे थोड़ा बहुत टन से। बढ़िया। तो चोट क्यों लगा? सर सिंपल है सर, इसके पास इनर्शिया किसका है? मोशन का है, तो ये चाहेगा अपने आप को मोशन में रखने। बॉल वही है, मास जितना पानी भरा था वही है, लेकिन अगर मैं इसी को अगर ऐसे करके एक्सटेंड कर दूं तो आई थिंक इसके पास ज्यादा इनर्शिया दिख भी रहा होगा। और क्या मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं तो अब तुम्हारा सर रखूं तो शायद और खतरनाक वाला रहेगा। तो मास तो वही है ना, लेकिन अगर इसको यहां से ऐसे ड्रॉप किया जाए तो शायद तुम आसानी से रोक लो, और अब थोड़ा और मुश्किल, और ऊपर कर दिया जाए तो थोड़ा और मुश्किल। कुछ समझ रहे हो? तो क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा था? नहीं, लग तो रहा है मास है, लेकिन यहां पे सारा गेम किसका चलता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, कभी तुम लोगों ने रुमाल गीले करके स्कूल में मार कराया क्या? जैन वालों ने तो नहीं किया होगा, सस्पेंड हो जाएंगे। ये हो गया। अरे जैसे लड़कियों के पास छोटा वाला रुमाल होता है, नहीं देखे? नहीं नहीं, मैंने जनरली देखा, वो फूल पत्ती वाला रुमाल नहीं होता, अरे गुलाबी गुलाबी फूल वूल बना हुआ। अच्छा, आज के लड़कियां एडवांस हो गई होंगी, है ना? नहीं तो हमारे टाइम में वो ना ऐसे करके गुलाबी रंग का, यहाँ पे ऐसे ना, क्या बोलते हैं उसको, पिन लगा के ऐसे करके आ रही होती थी। अच्छा ठीक है, तो उसी में 2-4 लोग को तेज बनना होता था,
तो लड़के अगर बड़ा सा रुमाल लेके अगर ऐसे करे तो उनको भी तो बिचारियों का इतना सा होता था, तो चे कर रही, क्या ही होगा उससे। तुमने नहीं खेला वो सब लग रहा है। या ये वाला, अरे सर्दियों के दिन का सबसे अच्छा होता था, मॉफलर चलता था हमारे स्कूल में, तुम्हारा पता नहीं। ब्लू कलर का मॉफलर होता था, और उसको पहले हम लोग ऐसे ऐसे करके मोड़ते थे, मोड़ने के बाद पूरा मस्त तैयार, दे मार रहे हैं। हाँ, टावल से भी हो सकता है। बढ़िया बढ़िया, अब वापस, चलो 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 चलो, वापस टॉपिक पे आओ, वापस टॉपिक पे आते हैं। वो सारी कहानियों को समझते हैं जरा। जैसे, अब जैसे मान लो यही बॉटल है, मैं अगर इसको इसको एक्सेस बना दूं, अरे मैंने यहां से पकड़ा तो ये हो गया इसका एक्सेस, और इसको अगर अभी चलो इसको हटा देते हैं, इसकी बात नहीं करते हैं, अगर इसको रख के भी अगर ऐसे रोटेट कराऊं, अभी भी इसके पास कुछ इनर्शिया है। क्यों सर? अभी छोड़ रहे हो, उसके पास टेंडेंसी है फ्लो करने की, आप मतलब सॉरी आगे बढ़ने की, और आप इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो रुकेगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहां अगर ऐसे पकड़ूं और फिर इसको ऐसे करके रोटेट कराने की कोशिश, क्या इसके पास अभी भी उतना ही इनर्शिया रहेगा? तो क्या एक्सिस चेंज करने पे इसके पास इनर्शिया का इफेक्ट अलग अलग दिख रहा है? बॉटल वही रहेगा, एक ये हो सकता है ऐसे रोटेट करवाऊं, एक ऐसे रोटेट करवाऊं, कभी यहां से पकड़ के करवाऊं, कभी यहां। अब तुम्हें को जब रुमाल वही है बड़ा सा, लेकिन जो प्रो रहते थे उसको पहले से गठरी जैसा बनाते थे मोटा सा, और एकदम एंड से ऐसे पकड़ते थे, याद आ रहा है क्या? अब उसको तुम, गंदा नहीं है ना यार, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक लग रहा है ये, थोड़ा ठीक है ना? तो अगर, आई थिंक ऐसी किए होगे, मैंने बड़ा करा है ना? तो अब, अब जब ये बड़ा सा है, देख रुमाल वही है, ठीक है, और जब अपन ऐसे करके मार रहे होते हैं ना, गीला रहता है तो थोड़ा बढ़िया आवाज आता है ना, ऐसे करके, है ना? अब यार यहां से यही वही है, लेकिन यहां से ऐसे ऐसे करूं, और अभी ऐसे करूं, जब ये देख वही था, बस मैं एक्सिस बदल रहा हूं, चेंज हो गया यहां से एक्सिस, और ये वाला मास जाके जब टकराएगा तुम्हारे मुंह में मस्त चटाक से पड़ेगा। और लेकिन अगर, अरे सुनो रे, और यही ऐसे कोई मार रहा हो ना, तो तुम कोशिश करोगे उसके रुमाल के पास ऐसे से मले ना, मार मार की होगी नहीं? अरे यार अगर कोई ऐसे मार रहा हो तो उसे अपन ऐसे चिपकते जाते, पता नहीं तुम लोग, हम लोग तो बहुत किए हैं। तो हमें भले फिजिक्स नहीं आती थी, पर इतना पता था सर आखिरी से पड़ेगा तो चट से आवाज आएगा। ठीक, तो हुआ क्या देख, मैंने जब ऐसे फेंका तो मान लो ये एक्सिस, ठीक, अब ये जो एंड वाला मास है, ये जो एंड वाला मास है, इसके पास जबरदस्त एनर्जी है, समझ रहे हो क्या? और ये जब स्लो मोशन में जाएगा तो बढ़िया कड़ाक से चटाक से पड़ेगा, कुछ समझ रहे हो क्या? या मान लो यहाँ पे मैं पत्थर बांध लू, है ना? अरे वो मूवी वूवी में नहीं देखते यार अपन, अरे लास्ट में कुछ अक्षय अक्षय का मूवी होगा तो, ये साउथ वाले मूवी में ज्यादा दिखता है, तो गमछा, हाँ गमछा में ऐसे लास्ट में ऐसे डाल देता पत्थर जैसा, देखा ना फिर? अरे कुछ ऐसी बन जाएगा वो। क्यों भाई? अरे रहता है ना भाई, अब मारो अब मान लो ऐसे करके मार करना हो तो कितना ऐसे, ज्यादा नहीं लगेगा, मस्त ऐसे करके लो और दे लपेटा शुरू कर दो, कुछ समझ रहे हो क्या? अब मान लो कोई गधा हो, वो अगर इधर से पकड़ के ऐसे मार करे तो क्या ही होने वाला है? कुछ समझे क्या? तो यहाँ पे तुम ऐसे ऐसे करके नहीं मार रहे थे, यहाँ क्या करा रहे हो चीजों को? अबे रोटेट करा के मार रहे हैं ना भाई, तो रोटेट करा के मारना है तो मतलब एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना पड़ेगा उसको। थोड़ा हवा लग गया क्या? वापस आते हैं, चलो 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 चलो, थोड़ा आइडिया हुआ क्या? तो जो ट्रांसलेशन में, अब वही, अब जैसे किसी को फेंक के मारना है तो बड़ा पत्थर से फेंक के मारो, तो वहां कॉमन सेंस का अच्छा फोर्स ज्यादा लगेगा, अरे बड़ा से ज्यादा। लेकिन जब रोटेट करवाना है तो केवल मास पे डिपेंड नहीं करेगा भैया, कहां से रोटेट कर रहा है वो भी देखो, और ये भी देखो कि मास कितना दूर है एक्सिस से, वो भी देखो। तो फील हो सर एक्सिस से अगर मास दूर होगा तो मस्त चोट लगेगा। ये होता है छड़ी, छड़ी से अगर कोई तुम्हें मार रहा हो, तुम्हें कम चोट खाना है तो हाथ आगे की तरफ किया करो। वैसे ये सब तो बचपन से ही कर रहे होते हैं ना, बस पता नहीं होता है। तो देखो देखो, अरे तो दो लॉजिक चलता है वहां पे, अरे दो लॉजिक चलता है, एक कौन सा चलता है? ऐसे कोई स्टिक मार रहा है ना, तो तुम ऐसा रिदम बनाओ कि तुम नीचे की तरफ लेके आओ ताकि टाइम इंक्रीज करो, मोमेंटम फोर्स। अरे एफ इजिकल टू डेल्टा पी बाई टी होता है कि नहीं होता है? तो सर अगर ऐसे कोई, अरे गधो, कोई मार रहा है तो तुम सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहो, और इतना बढ़िया होना जब ऐसे आ रहा हो तुम्हारे हाथ में जैसी टच हो,
वैसे तुम हाथ को उसी रिदम में नीचे करने की कोशिश करो, तो तुम डेल्टा टी टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगा। तुम्हें ये टफ लग रहा है, तो सबसे सेफ जोन क्या है? ऐसे करने से क्या होगा? सर पीछे वाले का इनर्शिया ज्यादा है, तो लगेगा। अरे यार एक्स, अरे मास्टर ऐसे मार रहा होगा ना बे, तो ये रहा उसका एक्सेस मान लो, ऐसे करके। ये रहा एक्सेस, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो तुम अपना हाथ आगे की तरफ कर दो। अबे गधो, आगे की तरफ करोगे तब तो इनर्शिया कम, तो चोट कम लगेगा। कुछ हवा लगा क्या रे? ठीक है, तो आज के बाद छड़ी, जब मैं तुम्हें आउट डंडा लेके पीठ मार रहे हैं तो क्या करोगे? अबे पीठ में मारो तो हाथ कैसे, पीठ और आगे कर दो। समझ गए क्या? ये लॉजिक आया क्या? तो ये सारा जो मैंने मजाक करा, उसका सिर्फ एक ही मोटो था, सर ट्रांसलेशन में जो मास का इफेक्ट दिखता था, जिस तरह से ट्रीट हो रहा था, यहां पे कौन वही रोल प्ले कर रहा है? ये फोर्स आया तभी तो वर्क आया। अब जो मैंने चैप्टर का सेकेंड पार्ट बोला था ना, फोर्स, यहां पे वो फोर्स का शक्ल कौन ले लेगा? टॉर्क ले लेगा। समझ गए क्या? मोमेंटम में यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, चैप्टर आसान हो जाएगा। अब जरा ध्यान से, यहां तक ठीक है क्या? तो हमारे पास इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आ गया? mr1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर फलना फलना फलना, ऐसे करके आराम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला आ गया क्या हमारे पास? तो I इज इक्वल टू, सिंपली आई कैन राइट इट एज mr स्क्वायर। अरे एक ही पार्टिकल है तो। अब यहां पे ध्यान से, ध्यान से, दिस r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और एक्सिस पे जितने भी मास होते हैं उनको हम एज्यूम क्या करते हैं? वो रहता भी रेस्ट पे ही है रे। पक्का ना? चलो, अब जरा यहां देखो, पॉइंट्स पढ़ो तो तुम्हें जरा और अच्छे समझ में आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अर्थ। अगर तुम्हें डेंसिटी से तकलीफ हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? मास डिस्ट्रीब्यूशन। बेस बैट देखे हो मूवी में? और जब तुम लड़कों में काफी शौक होता है कि जब मैं पहली गाड़ी खरीदूंगा तो बेस बैट रखूंगा। अच्छा है, रखा है पहले से ही? अच्छा, क्या बात है। अच्छा, तूने अभी शौक पूरे कर लिए, तो बाद वाला कब करेगा रे? अच्छा, पापा लोग बेस बैट रखने का। तो अरे, अरे भाई ठीक, तो बेस बैट का भी देखो, जहां से पकड़ते उधर पतला हुआ हो, और आखिरी में जाके मस्त मोटा रखा हुआ रहता। क्योंकि उससे कभी किसी को देखा बेस बैट जैसे मारते हुए टुचुक टुचुक करके? कैसे चलता है भाई? ये समझ गए क्या रे? और अगर बैट बैट भी देखोगे तो एंड वाला पोर्शन थोड़ा मोटा, गेल उल का बैट देखो, गेल मतलब, हाँ, अच्छा गधा, हाँ, हनुमान जी का भी गधा, ऐसा ऐसा थोड़ी गधा को इधर से पकड़ के डंडा से चला रहे हैं। अरे वो भी तो आखिरी वाला पकड़ के देगा। समझ गए क्या? तो जो रोल मास का ट्रांसलेशनल मोशन में होता है, वही फील रोटेशन में हमें कौन देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या? चलो, दूसरा देखो, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, तो कायदे समझ में आ रहा होगा, यही रे? अरे होगा ना, बढ़िया। तीसरा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर हम लोग एक्सेस चेंज कर देंगे तो। क्यों? होगा ना भाई? कंफर्म बताओ। अगर तुम्हें हाथों से ऐसे पकड़ के और फिर घुमाया जाए, एक तो मान लो अपन ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ के फिर ऐसे, तुम लोग किए नहीं हो स्कूल, जाया करो बे। तो कई बार ऐसे करके, मतलब पीछे से ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, और कोई ज्यादा हल्का हो तो हाथ से पकड़ के फिर उसको घुमाओ। आयुष तू तो घुमा होगा बढ़िया, तेरे को तो लातों से पकड़ के घुमाया होगा। अच्छा, एक समझे ना, दूरी बड़ा बड़ी। चल, अपनी कहानी में लग जाता है तो। चलो ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, शेप एंड साइज ऑफ अ, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने वो देखा है, रोटी ऐसे बिला रहा होता है, तो कई बार रील्स वगैरह तुम लोग देख रहे होगे, रील तो सभी देखा होगा रे। अच्छा, बेले भी हो? अच्छा, तो जब बेलता कई बार देखा है कि यहाँ पे मतलब बेलने वाला इधर होता है, सेकने वाला बहुत दूर होता है, तो पहले उसको ऐसे करके मस्त ऐसे पतला करता है, फिर से घुमा के फेंकता है। अच्छा, कई बार रोटी पूरा खुला होने तो हवा में घूमते हुए ऐसे चितरा जाता है। क्यों? अरे गोल घूमता है तो एक फोर्स बाहर की तरफ लगा ना यार, एक्सटेंडर। छोड़ो रे,
बातें नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल्स में दिक्कत नहीं है। ये रहा एक्सेस, यहां से एक मान लो छोटा सा रस्सी वस्सी लिए और तुमको घुमा दिए, समझ गए क्या? तो तुम्हारा मास m1 डिस्टेंस मान लो, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, m1r², समझ गए क्या? एक पार्टिकल का है तो सीधा कर देंगे। दूसरा आ जाओ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मान लो बच्चे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे अगर कोई मास m1 यहाँ पे है, कोई मास m2 यहाँ पर है, कोई मास m3 यहाँ पर है, ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3, तो क्या इस पूरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है? क्या कर दोगे सर? I इज इक्वल टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। ठीक है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फॉर्मूला भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का mr²। अबे यही तो, एक ही मास था तो mr² लिखे, 10 होता तो 10 लिख देते। ठीक है, हाँ जी जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी देखो क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो। टू पार्टिकल्स हैविंग मास m2 आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, बना लो, ये रहा, ये रहा, दोनों के बीच की दूरी, आगे पढ़ो आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 का पूछा है, फिर किसका पूछा है? दो क्वेश्चन हो गए भाई। तो अपन को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक I1 बताना है और दूसरा I1 किसके लिए और M2 किसके लिए? आगे पढ़ो। परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड पासेस थ्रू, कुछ समझे क्या? अरे मतलब एक लाइन है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अरे एक m1 यहाँ रखा है, एक m2 यहाँ रखा है, एक लाइन परपेंडिकुलर बट इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पे। तो इधर कहीं होगा, मान लो सेंटर, हमें नहीं पता कहाँ होगा, ये मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इन दोनों का आ रहा है। पक्का ना रे? हमने पढ़ा क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी हो सकता, होता है ना, शुक्र। तो क्या पूछा है जरा तो बताओ। तो अगर m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या मुझे इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना भाई? ये डिस्टेंस मान लो कितना है, तो I1 के लिए क्या लिख दोगे बोलो? m1, और मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो I2 के लिए क्या लिख दोगे? m2, m2, ठीक। लेकिन R1 R2 तो बताओ, R1 R2 कितना होगा? शीट कहाँ है? अरे ये M1 M2 का सेंटर ऑफ मास से ही लाइन गुजर रहा है ना, तो R1 कैसे निकालेंगे? अल्टी पल्टी याद आ रहा है कुछ? टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अल्टी पल्टी याद आ रहा है? क्या बोलते थे जब R1 निकालना हो तो M1 को किसको देखोगे? तो यहां क्या लिख दो बोलो? M2 इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन अपॉन, भूल गए ये सब, शीट खोल के देखो। अरे टू पार्टिकल सिस्टम में सेंटर मास निकालना सिखाया था ना। R2 बोलो, इसको छोड़ दो, उसको बोलो m1 इंटू आर, सारे बोलो m1 प्लस m2। पढ़े थे यार ये सब, शाबाश। तो अब पकड़ के चेप सकते हो यहाँ पे, बोलो यस सर, नहीं R1 बोलो, m2 इंटू आर अपॉन m1 प्लस, दूसरा बोलो। सेकेंड पार्ट पढ़ो, क्या पूछा है? ऑफ द सिस्टम मतलब ये दोनों का बताओ यार, एक का कितना है I1, दूसरे का कितना है, आता है जोड़ने? तो नेट पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा? I1 प्लस, समझ गए क्या? थोड़ी सी गणित वणित आती है, जोड़ पाओगे दोनों को? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? आई I1 कितना देखो तो, अरे गधो m1, और यहां देखो m2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ R नहीं R1, तो यहाँ, सॉरी आर ही तो था यार, सॉरी आर ही था, अरे आर ही था ना, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो तो, दोनों को जोड़ते तो m1 यहाँ भी, m1 यहाँ भी है क्या? m1 बाहर लिख लिया। इधर देखो R² यहाँ आ रहा है, R² यहाँ आ रहा है, बाहर निकाल दिया। m2 यहाँ आ रहा है, m2 का स्क्वायर, एक m2 यहाँ, m2 एक अकेला है ना यहाँ, m2 भी बाहर निकाल दिया।
और यहां देखो तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, इसमें भी m1 यार इतनी तो आना चाहिए तुम लोगों को। तो यहाँ क्या लिख दिया, m1 प्लस m2 का, कुछ समझे क्या? तो अंदर कौन बच रहा है, ध्यान से देखो तो m1 प्लस m2 ही बचा केवल, नहीं देखे? अरे गधो, यहां से तुमने m1 निकाल ही दिया, m2 निकाल ही दिया, r स्क्वायर निकाल ही दिया, तो m2 का स्क्वायर था तो एक m2 यहां बचता, m2 बाहर निकाला, m1 बाहर निकाला और r का स्क्वायर बाहर निकाला, तो बचा क्या, केवल एक m1 बचा ना। तो ध्यान से देखो तो यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ m1 प्लस m2 है, तो स्क्वायर, ये स्क्वायर कटेगा, तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आ गया जरा देखो तो, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इंटू आर स्क्वायर। कुछ समझे क्या? इसकी शक्ल कुछ देखी देखी से लगती है क्या? कौन है? रिलेटिव मास m1। समझ गए क्या यार? आगे आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडीज, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अच्छा तुमने ध्यान दो, अरे सर आपने इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, सबको जोड़ ही रहे ना, सबको जोड़ ही रहे ना, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है इंटीग्रेशन से। अरे सबको जोड़ना है मतलब यहाँ क्या लगा देंगे? तो अब सीन यहाँ पे क्या चलेगा, हमारे पास अलग अलग तरह के बॉडीज आएंगे और उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमने कुछ कुछ ट्रेंड पकड़ रखा था, अगर लाइन पे हो तो लैम्डा, आर्क पे हो तो आरडी, अरे गधवा इसे पढ़ाए रहे, तो हम नया नहीं पढ़ेंगे, वही रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, जरा सीखो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडीज, तो यहां पे जो अपने सिलेबस में है वो है बच्चा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मास या यूनिफॉर्मली मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, तो यार देख कुछ है तो नहीं वैसे, अगर सोचा जाए तो मान लो बच्चा मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है ना, और मुझे इस पूरे, अब उस रिजिड बॉडी में हर बार एक ठो और दो ठो मास तो नहीं दिया हुआ रहेगा ना, अरे नहीं समझे? अब एक मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है तो उसका तो पूरा मास ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो कुल मिला के तुम गेम क्या खेलते हो? सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप एक मास लेते हो और मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखते हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही देखते हो, यही करते हैं ना। ये कुछ समझ रहे हैं? ऐसे मान लो बाहर की तरफ है तो इस पे क्या बहुत सारे मासेस होंगे? नहीं, अरे यूनिफॉर्मली तो बहुत सारे, हर एक मास को मान लो अगर मैं छोटा छोटा डीएम 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 ऐसा बोल सकता हूँ क्या? अरे सारे डीएम से कौन बना हुआ है? पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है, बढ़िया क्या? इन सब का बेटा जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे एक मान लो आराम से देखना, कोई R1 है, कोई R2 है, कोई R3 है, R4 है, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मेरे ख्याल से बच्चे तुम यही करोगे कि सर एक डीएम मास तो R1 का स्क्वायर, एक डीएम मास तो R2 का स्क्वायर, एक डीएम मास एक R3 का, कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो डीएम ऐसे RN का स्क्वायर, समझ के? अरे बहुत सारे होंगे ना डीएम यार, तो इन सबको जोड़ेंगे तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बरोबर है क्या? तो हमने अगर बोला है कि वो यूनिफॉर्म्ड है तो सबका मास अगर छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे तो सबका मास डीएम ही होगा, क्योंकि मैंने शब्द क्या यूज कर रखा है, यूनिफॉर्मली मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है क्या? एक बाल्टी में पानी है, टब में ऐसे, तो यहाँ पे कप डाल के निकाल, वही मास मिलेगा ना बे? या मान लो चमचा एक बराबर ही है, छलकने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं से भी डालोगे तो वही मिलेगा ना उसमें से, समझ गए क्या? तो सारा डीएम, तो अब सर सबको जोड़ना मतलब इसको एक और स्टाइल से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? डीएम आर आई स्क्वायर, याद आ रहा है क्या? आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू 1 तक, ये तरीका होता है। अरे बोल लो यार ठीक से, ऐसे ही होगा ना? और इसी को सीनियर क्लास में मॉडिफाई कर देंगे, कैसे? डीएम आर स्क्वायर, और यहां लिमिट लग जाएगा, कुछ समझ गए क्या? तो अगर मेरे पास, अगर मुझे कभी, अब बेटा इसको ना एकदम मतलब समझ लो, यही होता है फिजिक्स में जो टफ बनाता है एडवांस को, और जिसमें बैंड बजी रहती है। हमने, पर मैंने आप लोग को जब वर्क चैप्टर भी पढ़ाया, उससे पहले ही पढ़ा, तो मैंने एलिमेंट्री पार्ट लेना बार बार सिखाया है, और जो चीजें छोड़ रखी थी ग्रेविटेशन है वो इस बार करा दूंगा। ठीक है, वैसे तो 2-3 बार रिपीट हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, अपन थोड़ा टाइम लेके पढ़ेंगे, बाकी 3 अल्टरनेट वाले में खींचेंगे और क्या, है ना? चलो, तो यहां पे सीन कैसे चलेगा, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार रिजिड बॉडी का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला याद रखना है? सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और इस डीएम का बेटा डिस्टेंस उसका स्क्वायर, समझ गए क्या? डीएम क्यों लिया?
सर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें आप जो भी मास लोगे सब कितने का होगा, डीएम का ही होगा, है ना। और दूसरा क्या ले लिया, उस डीएम का दूरी कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर है, बढ़िया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर अ रिजिड बॉडीज। पॉइंट मास के लिए तो सीख लिया मन। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो ये नकली टर्म है, ठीक है, मतलब फैंसी, ऐसा कोई लेना देना नहीं है इसका। तो सर इसका तात्पर्य क्या है, अपन इसको थोड़ा हल्के में देख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा कोई एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी से, रिजिड बॉडी और ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस रोटेशन आपको समझ में आ गया ना, जिस एक्सिस के अलाउंग वो रोटेट कर रहा हो उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो भी मासेस आएंगे वो किस में रहेंगे, हमेशा रेस्ट में रहते हैं। अच्छा, ऐसा मान रहे कि दिखता है, होता है रे तो। नहीं सर, यहाँ पे फील हो रहा था कुछ चुचू चुचू कर रहा था। अरे उसका आर बहुत कम होगा रे, तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही रहे। v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। तो जब जहां पे हमने एक्सिस बना दिया उसका और बहुत कम नहीं होगा, पागल है भाई, आर बहुत कम नहीं। अरे थोड़ा तो सरसराहट हाथ में होगा, अरे ऐसे घूमता है तो यहाँ फील तो होगा ना, बट उसका आर बहुत कम है ना बच्चा। तो वी वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या हो गई, जीरो हो गई ना। यार कैसे हो तुम लोग, खत्म आदमी है तुम लोग, गधो। अगर ये आर बहुत 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 छोटा हो जाएगा तो वी ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए एक्सिस वाले को जीरो लेते हैं। तो सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, जरा देखना। इस पूरे बॉडी का, इस पूरे रिजिड बॉडी का कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मान लो इस पूरे रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने माना आई, ठीक है। हम एज्यूम ये करते हैं, जरा सुनना, इस पूरे बॉडी का कहीं पे एक पॉइंट हम ऐसा कंसीडर करते हैं जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड हो। अब मुझे लगता है तुम इस टर्म से भली भांति वाकिफ होगे। एक ये रिजिड बॉडी, इसका कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा। क्या मैं इस पूरे बॉडी का कोई एक ऐसा पॉइंट मान सकता हूं जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, जैसे ई रिमोटवा है, ई एक्सिसवा है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसे होगा, ये तय है। क्या मैं इस पूरे रिमोट का मास किसी एक पॉइंट पे म- मान सकता हूं, और वो पॉइंट कौन सा होगा। क्या बात है भाई, कुछ समझ गए क्या। तो मैंने कहा इसका कहीं पे मास कंसंट्रेटेड होगा ना पूरे बॉडी का, तो उस पॉइंट को मान लो मैंने कह दिया m। और ये पॉइंट कौन सा मास है बच्चा, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल masses are assumed to be। पर ऐसा होता है क्या एक्चुअल में, अच्छा ऐसा होता है, अब पागल पागल। अच्छा एक बात, तो मेरे पास जलेबी थी मस्त गोल वाली, ठीक है। हमने कहा हम पूरे मास को ऐसे बीच में रख के बैलेंस कर ले रहे थे, ठीक। तो हमने कहा कि भैया उसका पूरा मास जलेबी का यहीं पे है, तुम इतना सा टुकड़ा खा लो कि पूरा जलेबी खा लिया। इसीलिए उसको क्या मैंने कहा था, फर्जी कॉन्सेप्ट है। अरे यार कैसे, लॉजिक है, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, वो तो अपने जुगाड़ के लिए करा ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और वो थोड़ा फील देता, हाँ ऐसा करो तो हो जाता है। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि सर सेंटर में यहाँ पूरा मास है तो हम केवल यहाँ वाला खा लेंगे तो पूरा पेट जलेबी खाए, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर तो वो चीटिंग वाली बात हो जाएगी। वो सुना है कि नहीं कहानी तुमने, अरे गणेश जी और कार्तिकेय वाला, है ना। मतलब कार्तिकेय भाई साहब चल जाते धरती का चक्कर लगाने, और गणेश जी चक्कर हम, क्या मतलब, तो वो किस लिए पढ़े थे, ताकि तुम माँ बाप का आदर करो, समझ गए। सर किसी के लिए नहीं, अरे भाई साहब अच्छा इसके लिए, समझ गए ना। अब इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब चक्कर लगा लिए, अब वो तो महानता बताया जा रहा है ना भाई, तो ये भी महानता ही है। ऐसे थोड़ी तो पूरा मास वहीं पर है, सर वहीं पे हाथ डालें, हाँ वहां पे तुम फील करोगे, उसको जो दोगे वो सबको बट जाएगा, वो बात अलग है। समझ गए क्या, चलो तो अरे, तो जहां पे हमने पूरा मास क्या मान रखा है, तो वहां से जो डिस्टेंस होगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं छेड़ना है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन को नहीं छेड़ना है। तो जहां पे तुमने पूरा मास को कंसंट्रेटेड माना है, वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस पे, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ समझ गए क्या। तो तुम अगर आंगनबाड़ी नहीं हो वाले नहीं हो तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। तू तो पक्का ही है रे इट इज द इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम अ रोटेशन एक्सिस
at which the mass of an object could be concentrated without altering the moment of inertia of a body about that. देखो मेरे को भी अंग्रेजी में पढ़ के मतलब नहीं समझ में आया है ना, पर मैंने जो यहां लिखा शायद वो समझ में आ गया होगा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे उनको शायद इससे ये निकल के भी आ रहा होगा। तो देख लो तुम लोग अपना क्या हाल है। अब देखो अपन ना यहाँ पे ना कुछ मजेदार चीज सीखेंगे और लॉजिक लॉजिक भी खेलेंगे। हमारे पास आ गया कि सर अगर एक पूरा रिजिड बॉडी है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और उसका पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर का स्क्वायर। और आर क्या है, उस जो डीएम को आपने लिया है उससे दूरी, कहां से, एक्सेस ऑफ रोटेशन। बैठ गया ना? अब आ जाओ। कौन था भाई? ओके फाइन। तो बचवा जैसे देखो, एक रॉड, ए यहां पे भी अपन कुछ याद करेंगे है ना। ये तो मेरे नाम है, राहुल दुबे स्टार है ना, करवाएंगे। आगे देखो। अरे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करेंगे यार बाद में है ना। मैं चाहता हूँ मेरा नाम अमर हो जाए है ना, इसीलिए। किसी और का क्यों कॉपी कर रहा ना, मोटिवेशन वहीं से मिला है। देखो इधर। मान लो ये ले लिया अपन ने एक्सेस, बढ़िया गया। अब मैं कह रहा हूं कि इस रॉड का बच्चा मेरे को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और रॉड पे जो मास है बच्चा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब लेंथ पे, इसका लेंथ मान लो है एल, ठीक है, कोई टफ नहीं है, तो टुच्ची सी चीज है। तो जब लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तो शायद मैंने आप लोगों को लैम्डा पढ़ाया था, एरिया वाले के लिए सिग्मा, वॉल्यूम वाले के लिए रो, ऐसा पढ़ रखा है ना हमने। चलो, तो लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई एल, बढ़िया। क्या मुझे क्या निकालना है, इस पूरे रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सीन कुछ ऐसा है, इसको रॉड, अच्छा चलो इसको एक्सिस मान लेते हैं। ये रॉड, ये ठीक है रे बाबा, अरे सॉरी, समझ गए। कहानी बदल जाएगा, एक्सिस यहां रख देंगे तो ऐसे घूमेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर, अगर आप एक्सिस चेंज कर दो तो, हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का रटे सर रॉड था देख के आ गया ये, अबे एक्सिस देख लेना। ठीक है, अच्छा अब बताओ। तो सबसे पहला टास्क है कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस एक्सिस से देखना है ना। तो अब बताओ यहां पे, अब फॉर्मूला तो यही है ना सर, अगर रिजिड बॉडी का तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इन टू आर कर, देखो अरे यही है ना फॉर्मूला का दो। तो अब बताओ इसमें मास कहां लिया जाए, तो बह कहीं भी ले सकते हैं ना यार। अरे सबका अलग अलग दूरी होगा ना बच्चा, नहीं होगा। मुझे इतना पता है कि सर डीएम इंटू आर स्क्वायर लिखना है। आप इसको एन नंबर ऑफ टुकड़ों में इक्वल बांट सकते हो, ये तो तय है। तो मैंने कहा एक टुकड़ा ले लो इस पे, तो तुमने कहा सर एक टुकड़ा ले लेते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पे ले लिया क्या। तो जब भी लीनियर होता, हम ये स्टेप पहले भी कर चुके, अगर आपको याद हो तो जब अपन ऐसे वाले मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसे जमीन में लटका हुआ था, कुछ याद आ रहा है। पहले एक्स पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा लेते थे डीएम का, डीएम को एम बाई एल लिखते थे, वर्क के लिए छोटा सा डिस्प्ले। तो जब भी हमारे पास लाइन रहेगा प्रोसेस यही फॉलो होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ ध्यान से। तुमने कहा कि सर इस एक्सेस से ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने जिसका मास है, अब ये डीएम मास का कुछ लेंथ होगा, जैसे यहां पे हम लेते थे डीएम मास तो उसका कुछ लेंथ होता था ना यार, ये हमेशा फॉलो करते हैं, सीखते चलो आराम से। तुमने कहा सर ये जो आपने एक छोटा सा टुकड़ा काट, अरे ये पेन है, हमने कहा इसको एन नंबर टुकड़ों में काट दो, मूली गाजर कुछ काटे हो, जब मूली को ऐसे कट 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 करके बराबर काट दिए, तो जो मूली का टुकड़ा उसका कुछ ये से लेंथ होता है क्या, वही लेंथ के बारे में चर्चा हो रही, ठीक है। तो उसी लेंथ को मैंने कहा, ये जो लेंथ है बच्चा, ये कौन है, कुछ डीएक्स रे। तुम्हारा मन, तुम डी राहुल लिख दो, फिर डिस्टेंस को राहुल लिखना, लेकिन है ना। चलो, तो अब बताओ ये जो तुमने डीएम टुकड़ा काटा है, सोच के काटा है या कहीं भी काट सकते हैं, बरोबर है क्या। इसका जो डिस्टेंस होगा यहां से, ये फिक्स रहेगा कि कुछ भी हो सकता है यार, जब हम टुकड़ा कोई भी काट सकते हैं तो ये डिस्टेंस भी तो कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्स ले लिया। अब ध्यान रखना, तुमने यहां बोला कि सर मैंने टुकड़ा डीआर का काटा और यहां ले लिया एक्स, ऐसे नहीं करते हैं ना। जब तुम इसको एक्स कह रहे हो तो उसका छोटा पार्ट को डीएक्स कहो, इसको अगर आर कह रहे हो तो उसके छोटे पार्ट को डीआर कहो, अगर वाई कह रहे हो तो उसके छोटे पार्ट को, समझ गए क्या, पक्का। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स, बरोबर है। अब इस डीएम मास का, इस छोटे से डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये डीएम होगा कितना। तो तुम बोलोगे सर लैम्डा क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। अरे इधर देख रहे, सर क्यों खुजवा रहा है, ठीक से देख।
लैम्डा क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ, और इसका लेंथ कितना है? अब तो रट लो यार, तो यहां इंटू किससे कर दूं? लैम्डा की वैल्यू बोलो, m/l इंटू, अब रटा गया। फॉर्मूला क्या करना, इस पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो तुम अगर बोलते मुझे जरा इधर देखो, एक डीएम लिया होता तो इसका कुछ दूरी मान लो x1 है, यहां डीएम लिया होता x2, यहां डीएम लिया होता, यहां लिया होता x4 x5, n नंबर जाता, और टोटल के लिए सबको ऐड करते। सबको ऐड करना मतलब इंटी, समझ गए? तो कैसे लिखे इसको जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा मास डीएम, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, तो इसका क्या कर दूं, कर दिया क्या? डीएम की वैल्यू बोलो, m/l डी एक्स इंटू, बढ़िया क्या, ये वेरिएबल यहाँ पे कौन है? x है, और कहां से कहां जा रहा है? जीरो से लेकर, दिख रहा है क्या, जीरो से एल तक गया है। तो तुम लिमिट क्या लगा दो, जीरो से, लिख दिया क्या, खत्म। बोलो आंसर। गधो आ गया ना, x² dx कितना आ जाएगा? m/l को बाहर रहने दो बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x³/3, x³ और जीरो से, तो कितना आ गया? बोलो भाई, m/l³/l इंटू 3, एक एल से एल गया क्या? तो आई थिंक आंसर आ गया ml², कुछ समझेगा, तुच्चा ही है ना यार। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा देखते चलो, ऐसे देखो, मान लो, मान लो बच्चा एक रॉड ऐसे है, ठीक है, यही रॉड है, अभी कितना आंसर आया था? ml²/3। मान लो बच्चा इसी रॉड में मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से लेके जाता हूं, और मैं कह रहा हूं इसका लेंथ कितना है? l, अभी भी मास है m, मास m, लेंथ l, ठीक है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, बीच से लेके चला गया मैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट अस टेक l/2, और ये भी डिस्टेंस कितना है? l/2, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ समझे क्या? ठीक है, फिर से मुझे क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या ये रिजिड बॉडी है पूरा का पूरा? तो जब भी रिजिड बॉडी होगा तो फॉर्मूला क्या रखना है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू, यही ना। डीएम कहां पे कट करूं? कहीं भी कर सकता हूं। तो अगर मान लो अगर इस डीएम को मैं यहां पे ऐसे करके कट कर दूं, देखो जरा वही घिसा पिटा स्टेप, डीएम ऐसे कट होगा, हर बार इसका मास कितना, ये किसी लेंथ पे ही कटा होगा ना, उसको क्या दे दिया, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो उसको क्या ले लिया। समझ गए क्या? तो अब बताओ क्या लगा दूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू कितनी होगी? अरे लैम्डा डॉट, और लैम्डा बोलो m/l, समझ गए क्या? तो डीएम की जगह किसको चेप दिया? m/l इंटू लिमिट, लिमिट कैसे लगाएं? यहां पे है ना, और अब बताओ इधर वाले को तुम +l/2 बोल रहे हो, तो इधर वाले को क्या बोलोगे? और मुझे कहां से कहां जाना है? यहां से यहां ना, यानी -l/2 से, धस गया क्या? तो लिमिट क्या लगा दूं? -l/2 से, खत्म। नहीं, मैं सॉल्व करूं इसको? अच्छा, इधर इधर, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मुझे नहीं आता है। मान लो बच्चा, देखो हंसते हंसते सीख जाओ तो वो बढ़िया है। मैंने कहा ये लेंथ l है, एक्सिस यहां से जा रहा है, मैंने कहा मान लो बच्चा ये डिस्टेंस है l/4, और ये डिस्टेंस है मान लो 3l/4, फर्क पड़ता है क्या मुझे? क्या करोगे? तो आज के बाद कभी भी लेंथ वाला चीज आएगा, और पता है सबके लिए ऐड करना है, तो लेंथ का क्या कहानी है? एक्स पे जाओ, छोटा सा डीएम लो, तो डीएम इजकल टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू लैम्डा। ये पूरी फिजिक्स में चलेगा, पूरी फिजिक्स में, जब भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अभी जरा देखो, सीधा लिख दूं क्या इसमें? इंटीग्रेशन कहां से कहां बच्चा बोलो, यहां से देख रहे हैं ना एक्सेस, तो -l/4 से 3l, खत्म। इधर देखो जरा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया है? ठीक, कितना है? कब है? रॉड के एंड पे रहेगा तो ml²/3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दिमाग में धस गया क्या?
ये काम का इसलिए याद करवा रहा हूं। अच्छा थोड़े और मजे कर लेते हैं। मान लो, अब थोड़ा कॉमन सेंस आंसर देना। मैंने कहा एक रॉड है, ठीक है, और ये रहा इसका मास m, लेंथ l। पर बेटा इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये ले ली, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो। एक्सिस ये लिए। अबे सारा मास तो लगभग इसी पे पड़ गया ना यार, क्या ही घूमेगा, कितना हो जाएगा। ये भी नहीं दिमाग काम करा। इस पे निकाल रहे हैं, इसको ले लिया एक्सेस, ये रॉड पे ही क्या ही घूमेगा, ऑलमोस्ट जीरो। पक्का। हाँ हाँ हाँ, वो बस तुमको सरसराहट ही केवल होगा। ठीक है। चलो। अबे पंखा होता है। एक काम करना, पंखे के सबसे आखिरी में जाके अपनी उंगली रखना, पता चल जाएगा। और एक बार भी ये बीच में नहीं रख सकते यार। ये बीच में ऐसे करेगा, करेगा क्या ही फर्क पड़ रहा है, और एंड में जाके रखो तो। काहे? पंखा तो वही था, लेकिन जगह चेंज हुआ तो कांड हो गया। है कि नहीं यार? तो किसकी कहानी है वो? इनर्शिया रे भाई। तो अगर तुम इधर आ जाओ, बातें नहीं, बातें नहीं, बस बस आपस की बातें बंद करो। एक मास m, देखते जाओ बस। मास m, लेंथ l। मान लो बच्चा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये d डिस्टेंस पर है इससे। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का। अरे ऐसे नहीं घूम सकता है भाई, चे 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 चे। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। m1, m1 आई इज इक्वल टू m। कितने लोगों को समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? क्यों? अरे भाई, अगर तुम इसमें टुकड़ा टुकड़ा भी लेते तो सबका डिस्टेंस तो डी ही था ना। भाई साहब, तो फॉर्मूला तुम क्या लगाते, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू डी स्क्वायर। अरे तो गधो, ये जो डी है ये कांस्टेंट है ना इस बार, तो डी बाहर निकला, तो बचता क्या तुम्हारे पास, डी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ केवल क्या, और सारे डीएम को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। कॉमन सेंस लगा क्या? अच्छा तो ये बताओ फिर। बोलो बोलो बोलो। अगर, देखते किसका दिमाग काम करता है। ये एक रॉड है, ठीक है, बरोबर। मैंने कहा ये इसका एक्सिस है, किसी एंगल थीटा पे। पकड़ पा रहे हो ये क्या कैसा सिचुएशन है? एक खंबा था, खंबे पे तुम ऐसे टेढ़ा खड़े हो गए। समझ गए क्या? अरे भाई, ऐसे है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब निकालना है। चलो बोलो। देखो तुम टेंशन क्यों ले, अपने पे भरोसा रखो और आंसर बोलो, चलो। फॉर्मूला क्या है? अरे भाई, अपने आप आंसर आएगा। तुमने क्या पढ़ा सर, ये कैसा है, एक रिजिड बॉडी है। निकालना क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डीएम इंटू आर स्क्वायर। और ये आर कैसा होना चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो चलो पहला स्टेप तो फॉलो कर लो, पहले आंसर ढूंढता तुम लोग। एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, यही था काम। दूसरा क्या, इसका इस डीएम का दूरी कहां से देखना है, एक्सिस ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ऐसे ड्रॉ करके आएगा, तो यानी मुझे क्या ये वाला डिस्टेंस चाहिए क्या? पक्का ना? और जो कट किया है, ये मान लो यहां से लेकर यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है कितनी है, तो अगर ये एक्स है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा,
पक्का तय है ना? ऐसे रॉड था, एक्स छोटा सा टुकड़ा डीएम, फिर से वही इसकी चौड़ाई। अब घिसा पिटा स्टेप बोलो। डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल डॉट, कर दिया। चलो बोलो अब इंटीग्रेशन। डीएम है, डीएम की जगह क्या लिख दो? एम बाई एल डॉट, लेकिन यहां क्या लिखना होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको तुमने एक्स लिया तो ये कितना आया रखा है? एक्स साइन थीटा का, आ गया क्या? टफ तो नहीं है? तो ये जरूरी नहीं है कि का दिए, तुम्हें बस एक ही बात पता होना चाहिए था, डीएम लेंथ पे है तो छोटा सा टुकड़ा डीएम, उसका छोटा सा टुकड़ा डीएक्स, और डीएम इज इक्वल टू लैम्डा डॉट डीएक्स। बस इसी पे टिके हुए रहो। और सर जो आर स्क्वायर होता है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो सारा काम तो वैसे ही बन जाएगा, समझ गए? तो अब ऑटोमेटिकली, अच्छा बताओ ये थीटा कांस्टेंट रहेगा वेरिएबल रहेगा? ये एक्सिस है, सेम ही रहेगा ना यार, समझ गए क्या? तो जो कांस्टेंट वाले भाई साहब इनको बाहर भेज दिया जाए, तो एम बाहर, एल बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, अंदर में क्या रह गया बच्चों? एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। कुछ आया? लिमिट कहां से कहां लगा दूं? हाँ, लिमिट कहां से कहां लगा दूं? अरे डीएम ऐसे ही काट रहे थे ना जीरो से लेकर, तो लिमिट क्या लगा दो? बढ़िया। चलो, अभी हमने ना एक बहुत बढ़िया गेम सीखा, और मैं चाहूंगा आप ये रिजल्ट को थोड़ा दिमाग में रखो, कुछ कुछ रिजल्ट अपन याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। मेरा तो सजेशन होगा कि आप इसको भी याद कर लेना, इसका रिजल्ट निकाल के। ml² by 12 आता है, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, तुम्हें भी याद रहना चाहिए कौन से वाले केसेस, जब सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा तो, ठीक है? आएगा ml², ठीक है? चेक कर लेना, क्या पता मैं गलत भी बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा हो सकता है, पर ml² by 12 आएगा। यही आया था? चलो, और एंड वाले का क्या आया था? इधर इधर इधर, थोड़ा सा हम चीजों को याद करते चलेंगे तो फास्ट हो जाएंगे, नहीं याद होगा तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमने एक गेम सीखा कि सर एक रॉड है और इसका मास है मान लो m, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²by 3। कुछ समझे क्या? अगर सर कोई एक रॉड है और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²by 12। वो सॉल्व करोगे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने प्रीवियस नॉलेज से फटाक से आंसर लिख दूं, इसीलिए मैंने इसका याद करवाया ताकि इसमें थोड़ा हेल्प हो जाए। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लो बच्चा, एक ऐसे करके एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया जिसका लेंथ है सपोज करो एल और इसका ब्रेथ है बी, ठीक है? ध्यान से देखते चलो। अब मान लो मैंने इसको कुछ ऐसा बना रखा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? अब अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे के पूरे का, कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये कुछ ऐसा, कौन है भाई अमीर आदमी? कुछ समझ गए क्या? ऐसे निकालना है, तो मैं इसमें एक चालाकी कर सकता हूं, अगर सीख लो प्लीज। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं कि मैं इसमें क्या कर सकता था और कैसे इस एक स्टेप में भी लिखा जा सकता है इसका आंसर। एक तो अगर मान लो मुझे नहीं पता होता तो मैं ये शायद फॉलो करता, मैं कहता कि मान लो बच्चा ये लेंथ एल ये ब्रेथ बी ऐसा दिया हुआ, ये समझ गया ना कौन सा कंडीशन है? तो तुम कहते कि सर एक काम करो, इस बार जो हमें दिया हुआ रहेगा मास वो किस में दिया होगा? सिग्मा में, क्योंकि एरिया है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं बच्चों? एल इंटू बी। आता क्या? अच्छा सॉरी, ये क्यों लिख रहा हूं मैं? सॉरी 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 सॉरी, एम अपॉन एल। अच्छा ए लिख दू इसको क्या? लेंथ को ए ब्रेथ को बी, तो एम इंटू ए बाई बी, ये सिग्मा आता, बढ़िया क्या? ठीक है।
तो एक तो तरीका हो सकता था कि सर आप ना इधर आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखो। हाँ सर, आप ना ऐसे करके रेक्टेंगुलर से ऐसे स्ट्रिप काट लो, काट सकते हैं ऐसा? नहीं। और ये कहीं पे भी काट सकते थे। इस स्ट्रिप का जो मास है, लेट अस टेक, कितना है बच्चा? dm, जो कि कितनी दूरी पर है? ठीक, ऐसा कर सकते हैं ना आराम से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम वही फॉर्मूले पे चले तो dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इसकी चौड़ाई मान लो कितनी है जो कट किया, कितना, तो यहां क्या कर देंगे? बस कर दिया ना, छोटी बात। ये लेंथ नहीं है, ये क्या है? एरिया। तो मुझे क्या चाहिए होगा? इसका छोटा सा, कुछ पकड़ पाए क्या बेटा? इस बार लैम्डा नहीं चल रहा ना, इंटू डीएक्स करेंगे, इस बार क्या चल रहा है? सिग्मा। तो मुझे इसका छोटे से स्ट्रिप का क्या चाहिए? एरिया चाहिए ना। तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? लेंथ कितना है इसका बच्चा? इसका छोटा सा एरिया डीए होगा क्या? देखते चलो, नई चीजें हो सकती है, तो आज के बाद एरिया वाला आएगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो लेंथ कितना बच्चा है इसका? बी। और इसका छोटा सा चौड़ाई कितना है? तभी तो मेरे पास एक छोटा सा एरिया आ गया। तो अब यहाँ डीएम की जगह क्या लेंगे? सिग्मा इंटू डीए आएगा, कुछ समझे क्या? तो सिग्मा कितना है जरा बताना? m अपॉन ए इंटू बी। और डीए की जगह क्या लिख दू? b इंटू डी एक्स, कुछ समझे क्या? तो अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो b से b कैंसिल हुआ, तो m अपॉन ए डॉट डी एक्स, ऐसा आया क्या? पकड़ लिए। अब तो फिर से वही घिसा पीटा इंटीग्रेशन। क्या लिख दू यहाँ बेटा? डीएम की वैल्यू कितनी है? तो m बाई ए डॉट, आया क्या? और इसकी दूरी कहां से कहां है? x है ना। तो यहां क्या कर दूं? और ये लिमिट कहां देखो, जीरो से लेकर कहां तक जा रहा है? ए तक। अरे यही था ना। तो यहाँ लिमिट क्या लगा दिया? जीरो से। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? क्या है रिजल्ट? अरे गधो, एक्स क्यूब बाई थ्री होगा। तो इसको पुट करोगे तो ए क्यूब बाई थ्री होगा। तो एक ए चला जाएगा, तो यही आता है ना, एम ए क्यूब बाई थ्री। तो ये तो मैंने आपको इस ऐसे बताया है ना। पर हम ऐसे नहीं करते हैं, हम अपने कुछ कॉमन सेंस यूज करते हैं। सर कैसे? जैसे सर अगर ये रेक्टेंगुलर है, तो सर देखो, मैं हर तरफ से कान पकड़ना इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, बस। और टाइम लग रहा है, लेकिन तभी आनंद है। ठीक है। और जो तुम्हारे मित्रगण होंगे उनसे जाके पूछना, रोटेशन उनकी कोचिंग में कैसे टीचरों ने उड़ाया होगा, भन करके। ठीक है, वो तय रहता है, वो मैक्सिमम टीचर उड़ाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पर मैं इज्जत से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी 3 दिन मैं उस चैप्टर्स को भले उड़ा दूं। अरे वो ठीक है, फिजिक्स, ये रोटेशन तक फिजिक्स है। अभी ग्रेविटेशन पढ़े तो ऐसा नहीं लग रहा रिपीट टेलीकास्ट वाली चीजें ही आती हैं, है ना? तो इससे मजाक नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए सीखेंगे। तो जरा देखो, जैसे बच्चा एक रेक्टेंगल था, देखो कैसे दिमाग लगाया जाता है। तो तुमने कहा कि सर ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, बढ़िया। क्या ये रेक्टेंगल क्या ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लेंथ में ही तो बटा हुआ है, कुछ समझे क्या? अरे भाई, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रॉड को एक साथ रख देंगे तो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा? अरे रॉड को एक के नीचे एक ऐसे ऐसे रख दो तो क्या पूरा बन गया? तो सर एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कहता कि एक रॉड का मास है डीएम, जरा देखना बच्चों, थोड़ा सीखो इन चीजों को। सर एक रॉड का मास, ये रेक्टेंगल बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ ना, और एक रॉड का मास को सर अगर आप डीएम बोलोगे, तो एक रॉड के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है, कितना? बोलो बोलो। एम, अरे आखिरी में था तो क्या याद कराया था? तो डीएम, लेंथ कितना है बच्चा इसका? ए। तो डीएम ए स्क्वायर बाई, यही होगा। ये एक रॉड का हुआ ना। क्या सारे रॉड इसी के जैसे हैं? तो सबका जोड़ना होगा, मतलब इंटीग्रेशन। एक रॉड का इतना आएगा कि नहीं आएगा बताओ मेरे को पहले। मान लो इसको I1 बोल दिया मैंने, तो अगला वाला भी तो ऐसे ही है। तो उसमें भी क्या आता है? डीएम इंटू ए स्क्वायर बाई थ्री, कुछ समझे क्या? ऐसे ऐसे करके n नंबर्स ऑफ रॉड है तो क्या आता? डीएम इंटू ए स्क्वायर बाई थ्री, कुछ समझे क्या? तो सर अगर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो सबको तो जोड़ोगे ही आप।
अरे dm इंटू ए स्क्वायर बाई 3 प्लस dm इंटू ए स्क्वायर बाई 3, कुछ समझ में आया क्या? तो ध्यान से देखो बच्चा, तो ए स्क्वायर बाई 3 और अंदर कौन ऐड हो रहा है? dm प्लस dm प्लस dm, कुछ समझे क्या? तो सारे dm को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 3। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कहानी समझ रहे हो चल क्या रहा है? तो अब एक पूरे रेक्टेंगल को तो ऐसे बांटा जा सकता था ना, तो एक का सर पता है और ये उसके सर आइडेंटिकल है और एक्सिस भी वही है, मस्त कर दिया। समझ गए क्या? ठीक है, थोड़ा रुकना। जैसे इसका तो तुम ऐसे ही हंसते बोल दोगे, रटने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस लगाना। एक, हाँ थोड़ा ध्यान रखना। ये मान लो बच्चे ऐसे रिंग है, अब ये वाला हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, निपट जाएगा। ये समझ पा रहे हो? ऐसा है रिंग, ऐसा। क्योंकि ऐसा इसी रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बना देंगे तो चेंज हो जाएगी कहानी, समझ गए क्या? पर अभी ये रहा मान लो रिंग ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, कुछ समझ गए? ऐसा है, ऐसे ऐसे चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। सेम बॉडी के लिए अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्लियर है? तो अगर मान लो बच्चा एक्सिस ऐसे जा रहा है, ठीक है, हम अब इस बार फिर से हमारे पास क्या आ गया? रिजिड बॉडी आ गया है, और इसका मान लो रेडियस है आपके पास आर। तो मुझे निकालना है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो आंसर, क्या लिखे आंसर? अब तो बोल दो, सीधा बोल दो। आंसर क्या आएगा? मान लो इसका मास है m, आंसर क्या आएगा? एम आर स्क्वायर ही आएगा। अरे इसमें दिमाग क्या लगा, नहीं समझे? अरे ये एक्सेस है ना, एक डीएम लिया तो वो आर पे ही है ना, दूसरा डीएम भी कितने पे है? तीसरा भी कितने पे है? तो आर स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा ना, पर क्योंकि कांस्टेंट है, और सारे डीएम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एम ही आएगा। कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? तो सीधा रिंग के लिए अब तुम अलग से याद करोगे या थोड़ा सोचोगे तो याद आ जाएगा अपने आप? थोड़ा सोचोगे तो याद। पर ध्यान रखना ये कब की कहानी है, ऐसे गया हुआ है। रिंग ऐसे वाला का ये स्टोरी नहीं है, मतलब इसका नहीं, उसका अलग आएगा। इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे तो आएगी चीजें, ठीक है? अच्छा, अच्छा ऐसा हो तो बच्चा केक को खाए होगा? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। क्या चीज? बोला तो संडे को खिलाऊंगा। अब पढ़ाई छोड़ के तो वो तो बेवकूफी है ना यार। और केक नहीं खाए हो यार, कैसी बात करते हो गरीब जैसा। हट। विश तो मेरे पास तीन चार ही आए थे। अच्छा ऐसा क्या? एक्चुअली मैंने क्या किया ना, तो कम से कम मान लो 200-250 मैसेजेस होंगे, है ना? और किसी को रिप्लाई नहीं करना, बच्चे ही हैं दोस्ती में तो दो तीन ही है ना। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके बहुत बहुत धन्यवाद कॉपी किया। कॉपी करने के बाद किसी को नाराज नहीं किया मैंने, लिख आपको रिप्लाई किया। ऐसा क्या? तो गलती से चला गया होगा मैक्सिमम में। तो जैसे ना कुछ कुछ सीनियर लोग हैं ना, वो भी सर ही बोलते हैं, है ना? तो उसमें भी गलती से चला गया था। बहुत बहुत जैसे बच्चों लोग में ऐसे लिख रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद हीरो, या फिर बच्चा, या थैंक यू बच्चा। ये दो तीन थे जो कॉपी पेस्ट चल रहा था। तो कई बार मुझे ऐसे प्रोफाइल खोल देता, अच्छा ये है, ठीक है फिर। चलो वापस आते हैं। ये लॉजिक समझ में आया क्या? क्योंकि आप कोई भी डीएम लोगे, कोई भी डीएम लोगे, कोई भी डीएम लोगे, सब तो आर ही डिस्टेंस पे रहता ना। तो फॉर्मूला अगर अपन लगाते बच्चा, डीएम इंटू, ये तो कांस्टेंट हो गया ना इस बार। और सारे डीएम को अगर जोड़ेंगे, आर स्क्वायर बाहर आ गया, सारे डीएम को जोड़ोगे तो क्या बनेगा सर? एम आर स्क्वायर ही बनेगा। हो गया क्या? अच्छा अगर इसी, चलो आगे देखते हैं, आगे आगे। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता तो आधा रिंग ही होता तो ऐसा, और इसका मास एम होता, फिर यही रहता है हमार स्क्वायर। अरे भाई इतना तक ही रहता कुछ। एक्सेल होता है ना, एक्सेल। तो फिर से क्या आता सर? सब आर तो से, यार जो हम लोग, फिर से, अब तुम ऐसे बिठा लो, सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर करते हो, तो जब वो आर वेरिएबल होगा तभी तो लिमिट लगाओगे। अब अगर आर कांस्टेंट है तो सारे डीएम को जोड़ दो, कहानी खत्म करो। नहीं समझे? इंटीग्रे पकड़ लिए ना बात को, तो दिमाग नहीं लगाना। अब इधर आ जाओ, इसका भी आंसर फट से बोलो। मान लो एक हॉलो सिलेंडर है, समझते हो क्या? अब पता चल रहा है इसको बैठ के याद करो, तुमसे बड़ा कोई गधा ना हो फिर। आंसर बोलो। नहीं आया रे? इमेजिन हो रहा है ना? अरे सब तो सर सेम ही पे, आर तो कांस्टेंट हो गया ना।
और सारे डी को जोड़ने टाइम आएगा। कुछ समझ गए क्या? रटने की जरूरत नहीं है। वाह रे वाह। चलो ये लास्ट है, बस खत्म, ये लास्ट, ये लास्ट। ये बच्चा एक्सिस पहचान लोगे? घिसा पिटा। हम तो अपने बात पे अडीग रहेंगे। हम अपने बात पे अडीग रहे, अडीग समझते हो? ज्यादा हिंदी हो गया। सर ये डिस्क है, डिस्क में अंदर पूरा रहता है रे। तो मतलब एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया पे मास जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वहां क्या लिख दो? टोटल मास एरिया क्या लिख दो? कुछ समझे क्या? पहला स्टेप खत्म। फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू, अरे आर स्क्वायर है गधो, यही होता है ना। तो अब बताओ कैसा डीएम लिया जाए यहां पे, जिसका नॉलेज मुझे पहले से हो। एक डिस्क को बनाना है तो हमेशा रिंग से बनाना है। फिर से, कभी डिस्क बनाना है तो रिंग से बनाना है। क्यों? सर एक छुटका रिंग, जैसे एक रेक्टेंगल था तो उसको ऐसे 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 लाइन का हमने याद कर लिया था ना, ml² by 3। तो ऐसे ऐसे पूरा रेक्टेंगल बन गया। तो सर अगर कभी मुझे डिस्क बनाना हो पूरी फिजिक्स में, अरे फुसफुस, कभी मुझे अगर डिस्क बनाना हो तो मैं किसका हेल्प लूंगा? बहुत सारे रिंग्स का। सर रिंग्स का क्यों ले चूज कर रहे हो? क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है mr² होगा। क्योंकि मुझे रिंग का याद है सर, mr² होता है। और जो एक डिस्क बना हुआ बहुत सारे रिंग से ही तो बना हुआ है। तो इस बार जो एलिमेंट्री पार्ट लेंगे किसका लेंगे? रिंग का ही लेंगे। क्लियर है? अब देखो खूबसूरती इसकी, बस लास्ट है बच्चों, दे रहा हूं छुट्टी। तो तुमने कहा कि सर एक रिंग बना लो, बना लिया क्या? पक्का? इस रिंग का कुछ चौड़ाई लेना पड़ेगा ना, एरिया, कुछ समझ रहे हो क्या? खुश? ये जो रिंग होगा इसका जो रेडियस होगा ये कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? क्यों? क्योंकि अलग अलग, अरे सारा छोटा 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 रिंग से तो पूरा डिस्क तैयार होगा। समझ गए? तो मान लो बच्चा इसका रेडियस को देखते चलो, इसके रेडियस को मान लो मैंने ले लिया आर। अगर आर का टर्म ले रहा हूं तो इस डिस्क की चौड़ाई को क्या लूंगा बोलो? अगर एक्स लेता तो चौड़ाई क्या ले लेता? अब पकड़ में आ गया ना? बढ़िया। और इस रिंग का मास मान लो कितना मान लिया मैंने? बरोबर है, देख लो। अब मुझे अगर इसके डीएम, अब देखो डीएम की फिर वैल्यू के पीछे भाग करो, डीएम आ गया, अब डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा, इस बार एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एरिया के लिए यहां क्या लिखेंगे? छोटा सा एरिया डीए। अब बताओ सर डीए कैसे निकोगे? ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? अरे ये ग्रीन वाला दिख रहा है क्या तुम्हें? तो इस ग्रीन वाले को मान लो मैं ऐसे करके कट करके ऐसे लिटा दूं, कुछ ऐसा बनेगा क्या? जिसकी चौड़ाई कितनी होगी? नहीं आया समझ में? अरे गधो यही चौड़ाई तो डीआर ली थी ना, कट करके सीधा कर दिया। तो अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस के बराबर, अरे भाई जैसे सरकमफेरेंस के बराबर होगा ना। तो इसका लेंथ कितना हो गया बोलो? 2 पाई। अब देखो तुम इसको ऐसे पढ़ो कि सर आज के बाद कभी भी मैं डिस्क के लिए कुछ भी पढ़ूंगा, मैं चाहूं तो डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकाला जा सकता है। वहां आया भी होगा, शायद नहीं आया होगा तो मैंने डायरेक्ट लिखवाया होगा। तो जब डिस्क मास, मास ऐसा है पूरे डिस्क में है, डिस्क में, अब मैं से बोल दे एक्सिस पे मान लो मुझे निकालना है कि पोटेंशियल कितना, जब भी डिस्क का सवाल आएगा तो स्टेप हमेशा ही फॉलो होगा। क्या गए उसको किस में कन्वर्ट कर दिए? रिंग में। कुछ समझ रहे हो क्या? वहां पे रिजल्ट आया था, याद है क्या? gmx/r² + x² की पावर 3/2। मैंने कहा था ये एक रिंग का रहा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो जीरो से लेकर पूरा ऐसे चले जाएंगे तो पूरा डिस्क का आ जाएगा। समझ रहे हो? ये खूबसूरती है, सीखते चलो, बस लास्ट है। तो ये 2 पाई आर, इसका बेटा एरिया कितना आ गया? डी, 2 पाई आर डॉट डी आर आया क्या समझ में? तो तुमने क्या लिख लिया? डीए। तो अब बताओ कितना आ जाएगा यहाँ? सिग्मा। और डीए की जगह क्या लिख दू? 2 पाई आर डॉट, और सिग्मा का वैल्यू बताओ? m/पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डॉट डी आर। अब थोड़ा सा गणित लगा लो, पाई से पाई गया, चुबे ये कैपिटल आर स्क्वायर है, तो कितना आया आंसर? m/,
या 2m r.dr कैपिटल R स्क्वायर। आ गया क्या? अब पकड़ के छेद दो यार, अब क्या करना है, लगा दे इंटीग्रेशन। dm की जगह किसको लिख दे बोलो? 2m r.dr अपॉन R स्क्वायर। आया क्या? यही आया ना। और ये कितना है? अरे इस दूरी देखो ना r, यहां लिख दी R स्क्वायर। तो वेरिएबल बेटा इस बार कौन है? यही आ रहा है ना। और ये कहां से कहां तक जा रहा है? जीरो से लेकर कैपिटल आर। तो यहां क्या लगा दिया? जीरो से लेकर। सीख गए क्या? अब तो एरिया वाले में डीए से खेलना है, लेंथ में लैम्डा से खेलना है। एरिया वाले में डीए से, लेंथ में अगली क्लास में स्फेयर स्फेयर का भी करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। 2 बाहर, m बाहर, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर, अंदर में क्या आ गया बच्चा? आर क्यूब डॉट डी आर, जीरो से लेकर कैपिटल आर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नहीं आया? बस हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। 19 तक ही पहुंचा यार, अभी तो हॉलो स्फीयर ये सब सब है। ठीक है, मिस मत करना वरना बच्चों नहीं पार लगेगा ये चैप्टर। ठीक है।